माँ को कहेंगे ना कि आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत बोल्ड है, नहीं नहीं इसको आप डिस्करेज करें, ये लड़की है, इसको इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए ना, इसकी इतनी जुबान चलती है, ये लड़की है, इसने कल को किसी की बहू बनना है। हाँ हाँ, ये घर में भी ऐसे ही करती है, जिस बात पे अड़ जाती है। आप इसको बताएं ये लड़की है, हर वक्त भाई से मुकाबले करती है। अब इसको और भाई को मैं बराबर तो नहीं ना कर सकती हूँ, इसको बराबर कर दूंगी ये कल को चलेगी नहीं दुनिया में। तो वो फ़र्क जो है ना वो बच्ची के साथ जवान होता है, जब वो बच्ची के साथ जवान होता है तो वो उसके लिए एक ऐसी चीज़ बन जाता है जिस पे फिर वो एतराज़ करना भी छोड़ देती है, और जब तक वो खुद माँ बनती है उसको लगता है कि एक औरत के सर्वाइवल के लिए इस दबाव में रहना, इस सबमिशन को कबूल करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए जो बाकी सब लोग डिसीजंस लेते हैं वो क्यों लेते हैं? क्या हमें इतना केपेबल नहीं समझा जाता कि हम खुद के डिसीजंस खुद लें? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? हमें घर संभालना है, हम घर संभालेंगे। जैसा कि हमें बाउंडेशन नहीं चाहिए कि तुम्हें यही करना है, तुम इसी चीज के लिए बनी हो। तो हम अपनी खुशी से घर भी संभालेंगे, अपने बच्चे को भी संभालेंगे, और हम काम भी करेंगे जिससे कि हम भी आगे बढ़ पाए और हमें भी खुद पे फक्र महसूस हो। मुझे हमेशा से एक बात ने मुझे हमेशा सवाल मेरे दिमाग में उठा कि जब मैं निकाह करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब मेरा निकाह होता है। तलाक का मेरे पास खुला का हक जरूर मौजूद है, लेकिन अरविंद साहब मुझे ये बताएं कि जब बंदा तलाक देता है ना, वो खड़े होकर कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी, और उसके बाद तलाक हो जाती है। अगर आपको लॉ का पता हो उसके बाद आपको जाना पड़ता है कानूनी तौर पे, वो अलग है, लेकिन सोशली ये सब कुछ औरत नहीं कह सकती है। जब हमें वो ड्रामा दिखाया जाता है कि आप भी खुला ले सकती है, वो इतना लेंथी प्रोसीजर है। मैंने हजारों खवातीन को देखा है जो सारी जिंदगी काट देती है, चाहती जरूर हैं कि ये काश मेरे पास भी हक होता। तो हमें जलील करने के लिए मत कहते हैं, अगर तुम्हारे पास हक होता ना तुम तो रोज तलाक देती। जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, ये अगर देते ना तो जान भी छूट जाती, आपकी भी और हमारी भी। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में छोटी बच्चियों से लेके स्कूल जाने वाली लड़कियों से लेकर हमारे मुआशरे की जो शादीशुदा खवातीन हैं, उन्हें हर रोज किस किस्म के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों से वो हर रोज गुजरती हैं। मैं बात कर रहा हूं इस पूरे खित्ते की जिसके अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को देखें जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करती है, उसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग 127 है, वहीं पाकिस्तान 142 रैंकिंग में आता है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना फर्क है हमारे मुआशरों में इन कंपैरिजन टू अगर हम वेस्ट के ममालिक से कंपेयर करें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप हिंदुस्तान के सड़कों पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी बच्चियां स्कूटी चलाती हुई मिलेंगी, बहुत सारी आपको जॉब्स में भी मिलेंगी, लेकिन फिर भी अगर हम टोटल विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। इंडिया में 23% खवातीन हैं जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, वहीं पाकिस्तान में ये फिगर 22% है। वो बात और है कि पाकिस्तान की सड़कों से खवातीन बिल्कुल गायब हैं, वो मंजर आम पे दिखाई ही नहीं देती। तो आप देखें कि गैप इतना ज्यादा नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का। बांग्लादेश भी पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल बीच में ही है। और अफगानिस्तान के हालात, जैसे मैंने कहा कि 146 कंट्रीज में पाकिस्तान 142 पे है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अफगानिस्तान कहां होगा। ईरान भी है जहां पर पिछले साल हमने देखा एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट वहां पे लड़कियों की हुई अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो उनके बारे में बात ना करें तो ये भी इनजस्टिस होगा। आए एक एक करके हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं और फिर इनसे एक तफसीलन गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि किस तरह के मसले हैं हमारे मुआशरे में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें हर रोज गुजरना पड़ता है और हम क्या कर सकते हैं बाहैसियत एक कौम, एक मुल्क कि ये इम्तियाजी सलूक, ये भेदभाव जो है ये कम हो और वुमेन को बाइख्तियार बनाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमारा आज का प्रोग्राम है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है कीर्ति चौधरी साहिबा ने। आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के पंजाब सूबे से है, फिरोजपुर जिले के फाजिलका तहसील से आप आती हैं। 2016 में आपने सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। कीर्ति साहिबा, आपका प्रोग्राम में स्वागत है।
बहुत हमारी बहुत दूसरी धन्यवाद। मेहमान है हमारा इफ्तिकार साहिबा। इनका ताल्लुक के पाकिस्तान के पंजाब सूबे से है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रोग्राम में आपका भी हमारा साहिबा खैर मकदम है। थैंक यू। हमारी तीसरी मेहमान हैं दिलावेज साहिबा। आप एक टीचर हैं। आप भी पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आती हैं। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने घर से। मैं हिंदुस्तान से आता हूं, तो हिंदुस्तान की भी थोड़ी हम खबर लें। कीर्ति साहिबा हमें बताएं, हिंदुस्तान में औरत होने के क्या मायने हैं? हर रोज किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे पहले नमस्कार आप सबको, धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। आई फील ऑनर्ड टू बी हियर। सबसे पहले जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव किया जाता है, ये भेदभाव एक मुकाम पे आके शुरू नहीं होता है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम पेट में होते हैं अपनी माँ के, तभी से शुरुआत हो जाती है। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो इंडिया में एक समय पे बहुत ज्यादा होता था, आज अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन बच्चा होने से पहले जो डिस्कशन होता है वो यही होता है फैमिलीज में कि क्या लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे ही लड़की होती है तो बात नहीं करते, लेकिन एक नेगेटिव एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से लड़की जो है वो उनके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। वो आप अगर आप लैंड राइट्स में भी देखें, जो कि इंडिया में है, कि लैंड के जो राइट्स हैं वो हमेशा अपने बेटे के पास ही होते हैं। जो जमीन है वो बेटे के पास ही जाती है, बेटी के पास नहीं जाती है। ये एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है कहने को, लेकिन इसके बाद में जब हम घरों में देखते हैं कि महिलाओं को शुरू से ही इस तरह से कंडीशन किया जाता है कि जो छोटे छोटे से काम है, जो हाउस होल्ड चॉर्स हैं, वो महिलाएं ही करती हैं। धीरे धीरे हम महिलाएं उस चीज को इतना अंदर तक एक्सेप्ट कर लेती हैं, मान लेती हैं कि हमें इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता है। लेकिन लॉन्ग रन में जब देखा जाए तो आज भारत में सिर्फ 9% MLAs हैं जो फीमेल्स हैं। मतलब 9% आप ये मान लीजिए कि है ही नहीं। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक इवेंट करती हूं, मैं वोग स्टार जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने खुद ने स्टार्ट किया है और हम यहाँ पे महिलाओं को ट्रेन करते हैं। सिर्फ 10% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो महिलाओं ने शुरू किए हैं। 9%, 10%, हम इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब शुरुआत से हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हमारे परिवार से, हमारे घर से शुरू होता है। मेरी माता जी थी, उन्होंने मुझे अवेयर किया इसके बारे में, आगे मैं अपनी बेटी को उसके बारे में अवेयर करूंगी। तो अवेयरनेस के थ्रू ही हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर इतनी दबी हुई हैं कि उनको बदलना बहुत मुश्किल है। जॉब्स में अगर मैं देखूं, मैंने खुद ने प्राइवेट जॉब्स भी की हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले, यहीं पे इंडिया में, दिल्ली में, राजस्थान में, जयपुर में मैंने जॉब की है। तो सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। I have personally been a part of this. I have undergone sexual harassment and 79-80% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने करियर में एक बार इस दौर से जरूर गुजरती हैं, जिसकी बात ही नहीं की जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि फीमेल्स जॉब नहीं करना चाहती, आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं। तो जैसा आपने भी जेंडर पैरिटी के बारे में, जो इंडेक्स के बारे में बात की, कि पाकिस्तान और भारत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम 127 पे हैं, स्टैंड करते हैं अभी, और 142 पे पाकिस्तान है। और कंपैरिजन हमारा पाकिस्तान से या ऐसी कंट्री से नहीं होना चाहिए जो कि बहुत नीचे है। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पे जेंडर पैरिटी बहुत कम है, उनसे होना चाहिए। और उसके लिए जो मेजर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ये जो हम कुछ एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारा पेस है वो बहुत स्लो है। ये जो कंडीशनिंग है इसमें बहुत समय लगेगा चेंज होने में, लेकिन हाँ, अगर अवेयरनेस सही तरीके से की जाए तो हम विमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत छोटी है, इसमें सिर्फ 30 महिलाएं काम करती हैं और मेरी कंपनी में सिर्फ महिलाएं हैं, राइट। तो सब कहते हैं कि आप मेल्स के अगेंस्ट हैं, ऐसा नहीं है। फीमेल्स को और अपॉर्चुनिटीज देने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
जब हम मेल्स के साथ काम करते हैं, जैसा कि मैंने खुद भी किया है, तो वहां पे क्या होता है कि आप केपेबल हैं, आप एलिजिबल हैं, आपको उतना ही एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो पे आपको दिया जा रहा है उसमें हमेशा एक गैप रहता है, विदाउट इवन सेइंग दैट, दैट्स नेवर इवन मेंशन्ड। तो वो जो गैप है उसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन बोथ शुड बी गिवन द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द राइट काइंड ऑफ स्पेस, वो जो सेफ स्पेस है वो महिलाओं के पास नहीं होता है। अगर हम घर का काम कर रहे हैं तो हमें एक्सपोजर ही नहीं मिलता है कि हम सीख पाए, हम देख पाए कि बाहरी दुनिया में चल क्या रहा है, क्या जो हमारे साथ हो रहा है वो सही मायने में गलत है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इतना इजीली। तो वो एक्सपोजर महिलाओं को मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, एक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें। जी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान में खवातीन का एक ही है, कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। 23% पे इंडिया है और 22% पे पाकिस्तान है। हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान में ये फिगर नीचे आया है। एज ऑफ 2005 अगर आप देखें तो 27% फीमेल पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स का, जो कि अब 4 पॉइंट्स घट के 23% पे आ गया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। फिलहाल चलते हैं अमारा इफ्तिकार साहिबा की तरफ। आपने अभी कीर्ति को सुना, इनकी बातों से कितना रिलेट कर पा रही हैं आप? और आप ये बताएं कि पाकिस्तान में खवातीन के क्या मसाइल हैं, उन्हें हर रोज किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जो बात मैंने सुनी है कृति की, वो आई कैन टोटली रिलेट विद दैट, क्योंकि हमारा रीजन एक है, एक खित्ता होने की वजह से आप जानते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं या हमारा जो माइंड सेट है वो तकरीबन मिलता जुलता है। 1947 में ठीक है आपने लकीर खींच दी है, लेकिन आप इस मिजाज को, इस डीएनए को वो तो आप तब्दील नहीं कर सकते। और बेसिकली जैसे उन्होंने बताया है, एग्जैक्ट ऐसे ही सोशल कंडीशनिंग होती है। बेटा और बेटी की तफरीक जो है वो पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है। और आप देखते होंगे कि ज़्यादा माँओं की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से भी होती है, क्योंकि आप जब बेटी की माँ बनते हैं तो अपने आप को इतना एम्पावर फील नहीं करते। जब आप बेटे की माँ बनते हैं तो आपको लगता है कि अब मेरी घर में जगह बन गई, या मुझे एक वैल्यू या मेरी जनरेट हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को शायद अपनी अहमियत के लिए ही सही, लेकिन वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं बेटे को। ये एक सोशल कंडीशनिंग है। और जब आप ऐसे माहौल में परवरिश पाते हैं और आप नई दुनिया आप तक पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी आप तक पहुंच गई है, लेकिन आपके पीछे जो आपका हज़ारों सालों की ना सही लेकिन सैकड़ों सालों की आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि मेल डोमिनेशन है। आपको हर मामले में आपको बेटा या बाप या भाई या हर एक जो रिश्ता है वो उसको अपने ऊपर रखना है, और औरत से रिलेटेड जो भी रिश्ता है वो आपने सोशल कंडीशनिंग के बाद आपने उसको कमतर और बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है। तो ऐसे माहौल में आप एक दफ़ा नई दुनिया की भी देख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कॉप अप कर रहे होते हैं, और एक आप पीछे वाला वो जो आपका बैगेज लेकर चल रहे होते हैं, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ये जो बीच वाली कंडीशन है जो आप कह रहे हैं 22 या 27% से वापस क्यों आ रही है, मेरे ख्याल में हम उस दौर में लटके हुए हैं कि हम लोग बीच में हैं, कि अभी तक हम लोग ना पीछे से छुड़ा पा रहे हैं खुद को, ना हम नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए कि जी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ना हम वो पूरी तरह से। बहरहाल ये मामलात मेरे ख्याल में अभी कुछ और साल ऐसे चलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में मौके जो हैं वो बहुत कम है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कृति ने, तो आपके तो कम से कम वो इक्वल राइट देता है, हमें नहीं देता। आप अगर देखें पाकिस्तान में तो जो बड़े मसाइल हैं, मैं जो देखती हूँ अपने आसपास, वो सबसे बड़ा जो मसला वो समझती हूँ कि बेटी का जायदाद में किसी भी तरह का कोई हिस्सा ना होना है। और आप केपीके में देख लें, पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, किसी भी हमारे प्रोविंस में देख लें, तो आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता कि अगर आपका तीसरा या चौथा हिस्सा भी बनता है बीइंग डॉटर, तो आपको वो क्लेम करना, और वो एक इंतहाई बेइज्जती का सवाल होता है, आप नहीं कर सकते। तो जब तक मेरे ख्याल में जब बेसिकली आप एक चीज़ को आप अपने वालिदैन से आप हक और हिस्सा लेना ही आपके लिए तौहीन है, तो आप कहीं भी सोशली, मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं भी स्टैंड कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। आप देखते हैं कि मज़हब के नाम पर, कभी आपको सोशल वो इश्यूज़ के नाम पर आपको हर तरह से इतना वो टारगेट किया जाता है कि बेटी का काम ये है, बेटी ऑनर किलिंग है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे है। आर यू गोना बिलीव ऑन दिस कि पाकिस्तान पहले नंबर पे जहाँ ऑनर किलिंग होती है, और हमारे पास जो लॉ है, अगर आपने अपनी, और ऑनर किलिंग कहाँ होती है, आपकी बीवी होती है, आपकी बेटी होती है, आपकी बहन होती है, या आपकी रिश्तेदार होती है कोई,
90% आपकी जो अपनी क्लोज फैमिली है वो आप उनको मारते हैं, बच्ची को, लड़की को, खातून को, और उसके बाद आपके पास जो आप अगर लॉ में चले जाएं तो आप 302 302 के तहत आप उसको मुकदमा नहीं चलता, वो 299 के तहत चलता है, जिसे आप कॉलोनियल लॉ कह रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ है, और उसके बाद उसमें आपको सजा कम से कम होती है। उसमें अगर आप उसकी थोड़ी डिटेल पढ़ रहे हैं तो वो बड़ी उसमें बहुत सारे सेक्शंस निकल सकते हैं, किसको माफ कर, और मुद्दई जो होता है वो वही कातिल फैमिली है, वही होती है, स्टेट मुद्दई नहीं बनती। तो उसके बाद मैंने तो अपने आसपास मैंने जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा देखी है। मैं अभी रिसेंटली भी इस साल में मैं 2-3 ऑनर किलिंग जो अपने आसपास की विक्टिम कर देख चुकी हूँ, और उनका कुछ भी नहीं होता, थोड़े महीनों के लिए भी वो जेल नहीं काट पाते कि उनके बाद उनको माफी मिल जाती है और उनको बड़े यूँ समझें कि स्वागत किया जाता है बड़े पुरजोर तरीके से। तो जब तक हमारा लॉ नहीं चेंज होगा, बेटियों के घरों में जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिसके बगैर आपका मुकम्मल मैं नहीं समझती कि कोई भी कहीं भी आप स्टैंड कर पाते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो मुझे है वो मुझे इस चीज़ पे लगती है कि जब आपके मौलाना हज़रात, हमारे मौलाना स्टेट के भी और हमारे ज़ाती भी, वो आकर हमें बताते हैं, आप भी अक्सर देखते होंगे कि हमें बताया जाता है कि जी अगर तुम्हारी बीवी है जो तो उसका तो काम नहीं है तुम्हें रोटी पका कर दे। दे आर बीइंग सो लिबरल एंड दे आर बीइंग सो कि तो वो उसका काम नहीं है, अगर वो कर रही है तो तुम्हारे पे एहसान करिए। अब ये चीज़ आपको सुनने में कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें अरविंद, अगर उसका काम रोटी बनाना भी नहीं है, उसका काम जॉब करके, वो कहते हैं उसकी तनख्वाह पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा, उसका काम करना भी नहीं है, वो ना जॉब कर सकती है, ना उसका काम आप घर संभालना है, आपने उसको स्टैंड वो पैदा क्यों हुई है, वो क्या करने के लिए दुनिया में वो क्या आई है? आप कहते हैं ये इन अ वे आप एबनॉर्मेलिटी के साथ एक तो उसको करते हैं कि आप उसको मार भी रहे हैं, और क्या इतना प्यार से मार रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आती कि किस वाली साइड से, कि आप औरत को बताते हैं कि तुमने अगर काम करना है, कारोबार करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट योर फैमिली, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कर रही हो तो ठीक। भाई क्यों नहीं है? मैं अगर पैदा हुई हूँ इस माशरे में, मैं तो आप जब तक जिम्मेदारियां नहीं बांटते, आप ना जिम्मेदारियां हमें देने को तैयार हैं, ना आप हमें कोई जगह देने को तैयार हैं, और उसके बाद आप मुझे बता दें कि आप लोग पैदा किस लिए हुए हैं और आप करने क्या है दुनिया में। मुझे इस सवाल की समझ नहीं आती। जी, आपने बहुत सारे अहम पॉइंट्स उठाए हैं, उनकी तरफ भी लौट कर आएंगे। ऑनर किलिंग की आपने बात की, तो हिंदुस्तान के अंदर इसी साल तकरीबन 5 ऐसे बड़े मामले आए हैं ऑनर किलिंग्स के, और वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक है। आउटलुक की इसके ऊपर एक बहुत तफसीलन रिपोर्ट है, जो लोग पढ़ना चाहें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं जी आगे दिलावेज साहिबा की तरफ। दिलावेज साहिबा, आप एक टीचर हैं, बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स जो आपके पास आती होंगी अपनी परेशानियों को लेके, अपनी जो उनकी क्लासरूम से लेके घर तक जो भी दिक्कतें हैं आपके साथ शेयर भी करती होंगी, कुछ उसके बारे में भी बताइए, और जो बातें कीर्ति और अमारा ने की उसमें भी अगर आप कुछ इजाफा करना चाहें तो नाउ इज द टाइम। थैंक यू वेरी मच अरविंद। बहुत अच्छा लगा 2 और ख़वातीन को भी सुन के, और ये समझ के कि हम सारे एक ही तरह से सोचते हैं और एक ही दुख है जो हमारे अंदर जो है सारी जिंदगी पलता रहता है। सबसे पहले मैं गेती ने जो बात की उसको आगे लेके चलूंगी कि आपने औरत की कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि अनफॉर्चुनेटली उसने खुद तस्लीम कर लिया है कि जुल्म मेरी बनावट का हिस्सा है, मेरे जेनेटिक मेकअप के अंदर है कि मैं कुर्बानी दूंगी, मैं सहती रहूंगी। कुछ कॉमन से जुमले हैं जो माएँ ही कहती हैं। अब माँ का कसूर इसलिए नहीं है कि वो खुद भी औरत ज़ात है और वो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्हीं जुमलों के साथ पली और जवान हुई और माँ बनी, तो वो उससे डिटैच नहीं हो सकी। ठीक है, उसको वो अनलर्न करना बहुत मुश्किल लगा, और उसने फिर अपनी बेटी को भी यही कहा कि बेटा औरत तो नाम ही कुर्बानी का है। सबसे बड़ा इख्तलाफ मेरा इस जुमले से है, औरत तो नाम ही कुर्बानी का है। फिर एक और जुमला, बेटा घर चलाना तो औरत की जिम्मेदारी है, निभा करना, कॉम्प्रोमाइज करना तो काम ही औरत का है। मर्द तो ऐसा ही अड़ियल होता है, औरत होती है जो कॉम्प्रोमाइज करती है। बेटा ससुराल का घर तुम्हारा घर है, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पलट के खुशी से तो आओ, लेकिन कभी शिकायतें लेके मत आना। ठीक है, फिर ये कि
जब माँ बन गई हो तो अब तुम्हारी कौन सी जिंदगी है, अब तो तुम बच्चों के लिए जी रही हो। फिर ये कि आपकी शादी हो गई है, बच्चे पैदा कर लिए हैं, सारी औरतों को इन बच्चों जंजीर बन जाते हैं, निभा करना ही पड़ता है। ये मैं सिर्फ चंद जुमले बता रही हूँ, इस तरह के बेशुमार जुमले, एक वो जो नथ पहना दी जाती है हमें, उस तरह से पहना दिए जाते हैं और हम उनको जीते हैं और फिर हम ही दूसरी औरतों को देख के कहते हैं तौबा है, कितनी बेबाक औरत है, किस कदर बेशर्म औरत है। यार ये अपने आदमी को छोड़ के अकेली जा रही है, ये अपने बच्चों के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकी। क्यों? क्योंकि वो हमारी जात का हिस्सा बन गए, हमने उनको अपनी शान की तरह कबूल कर लिया और अब हम आगे अपनी बेटियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ ये जो कंडीशनिंग हमारी कर दी गई है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। और ये तो जुल्म की एक डायमेंशन है ना, कि जो औरत ने औरत पर ही किया और अपने ऊपर कबूल करने का जुल्म किया, वो बहुत बड़ा जुल्म है जो हमने कबूल कर लिया। दूसरा जुल्म वो है जो सोसाइटी हम पे करती है, क्योंकि सोसाइटी भी उन्हीं चीजों को नॉर्म्स बना के चलती गई और चलती जाएगी आगे। तीसरा जुल्म वो है जो मर्द ने किया। मर्द ने ये किया कि हालात किस तरह के चल रहे हैं, तुमने एजुकेशन क्यों ली थी अगर तुमने मेरे साथ मिलके कमाना नहीं है। जब मैं टीचर्स के साथ बैठती थी और हमारे कभी मतलब एक तो एकेडमिक मीटिंग तो बड़ी फॉर्मल सी होती है, इनफॉर्मल भी आपको बहुत सारा मौका मिल जाता है। और औरत को चूंकि मर्द जुबान कम खोलने देता है तो वो आपस में बैठ के काफी बातें करने की उन्हें आदत होती है। उसको भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि उसकी भी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि औरतें क्यों इकट्ठी बैठे हुए बहुत बोलती हैं और मर्द नहीं बोलते हैं। बहरहाल, तो वो जब आपस में बात करती हैं तो वो उनमें से मेजॉरिटी के पास एक बात होती है शिकायत की, कि जब मैं जॉब से जाती हूँ घर, सब कुछ वहीं पड़ा होता है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि क्या पकाया है, बच्चे मुझे कहते हैं कि मामा यूनिफॉर्म नहीं आयरन किया। मैं हस्बैंड से कहती हूँ इस बच्चे के सॉक्स ढूंढो, तो वो कहते हैं ये मेरा काम है। सास मुझे कहती है कि बेटा औरत हो तुम, पहले माँ हो, बीवी हो, फिर नौकरी करती हो, तो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करो ना। तो अब ये जो सिचुएशन है, इसमें आपने औरत को क्या समझ लिया? जिसको आप सिनफे नाजुक कहते हैं, जिसको आप बड़े शौक से कम अकल भी कहते हैं, उसको आपने सोचा कि वो बाहर की जिम्मेदारियां भी 100% करे, घर की जिम्मेदारियां भी 100% करे। अगर आपने दकियानुसी सोच उस पर ठोसनी है कि वो घर की जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार है, तो वही दकियानुसी सोच आप उस पर मर्द पर भी ठोंसे कि कमा कर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, औरत को बिठा कर खिलाओ। आप बिठा कर खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो घर की जिम्मेदारियां देखें, फिर थोड़ा जस्टिफाइड है। वो आपके साथ कमाए और उसके बाद आप आके सोफे पे लेट जाए मोबाइल पकड़ के और कहें कि पानी लेके आओ, मेरे स्लीपर कहाँ है, मैं नहाने जा रहा हूँ, टॉवल बाथरूम में रख दो। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन ये मैं वो बात बता रही हूँ जो कॉमन है, एक वर्किंग वुमेन की जिंदगी में आती है और उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। बाकी एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर यहाँ पे कन्वे करना चाहूंगी, जो औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसमें एक बड़ा हाथ उस सोसाइटी का है जो मर्द डोमिनेट कर रहा है, जहां हर प्रोफेशन में, हर एरिया में। अब जब वो मर्द डोमिनेट कर रहा है तो उस मर्द को खुदारा वो आउटलेट्स दें जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स, जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, जो उसको रिलैक्स करने के लिए जरूरी है। जब रब ने हमें बनाया था तो वो शैतान को, इब्लीस को कैद करने का ताकत रखता था। उसने इब्लीस को आजाद छोड़ा और उसे इस दुनिया का खुदा कहा, इसलिए कि उसके पास बहुत ताकत है। जब रब ने नहीं उसको रोका तो आपने ये क्या किया कि ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दिए, ना कोई स्विमिंग पूल्स बना के दिए, ना कोई क्लब्स बना के दिए, ना कोई कॉन्सर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज दी, हर चीज पे फतवा लगाया। ये गैर मजहबी है, गैर इखलाकी है। उस मर्द को जब कोई आउटलेट नहीं मिला तो वो बस स्टॉपों पे खड़ा होकर सीटियां मारने लग गया, और वो औरत जो है वो उसके लिए कमोडिटी थी जिसने उसको बहुत एंटरटेन किया। थैंक यू वेरी मच। आपसे ये भी सवाल है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जिनको आप अपने स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके क्या मसाइल हैं? वो भी मुश्किल है, आपसे डिस्कशन करती हूँ। उनका सबसे बड़ा मसला जो है अरविंद भाई वो ये है कि जुबान बंद रखी जाए।
अगर अगर एक बच्ची ने कहा है कि मैंने इस वैन ड्राइवर के साथ नहीं जाना, ठीक है, अंकल ने मुझे पिंच किया था, कोई बात नहीं है, अंकल ने तुम्हें पिंच किया था, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर तुम शोर मचा रही हो, रोना बंद करो, बैग पकड़ो अपना और स्कूल जाओ, ठीक है। और फिर इर्द गिर्द ताई ने तो नहीं सुन लिया, ताई को पता ना चले, चाची के सामने ये वाली बात नहीं करनी है, ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। वो अपनी कोई फिजिकल चेंजेस तक माँ से डिस्कस नहीं कर सकती, वो अपनी कोई भी बात किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकती, खामोश रहो। अगर उसकी कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट को इस तरह से छुपाया जाता है, मैं चूंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए वॉलंटियर करती हूँ और खुद भी इस पीरियड से गुजरी हूँ, कि आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प नहीं मांगते, आप एक बच्चे के अंदर जो बिहेवियर का चेंज होता है, लड़के के लिए तो आप शायद कंसर्न होते हैं, लड़की को तुम ड्रामे कर रही हो, तुम तमाशे कर रही हो, ये किसी को मत बताना, उसको खामोश करवा दिया जाता है। बच्चियों को ये पता होता है कि भाई है और भाई ने अगर उसकी चीज ले ली है तो उसने हाथ नहीं, वो भाई है, उसको मारना नहीं है। अक्सर बच्चियां स्कूल के अंदर जो है वो उदास बैठी होती है, जब आप उनको, मैं प्रिंसिपल रही हूँ तो मैं ऑफिस में बुलाती थी तो वो पता चलता था कि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि घर वाले भाई की सब बात मानते हैं और मेरी बात नहीं मानते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, वही जो मैंने आपको बताया ना, वो बच्चियों को ये जो छोटी छोटी बातें, माएँ भी आके अगर आप माँ को कहेंगे ना कि आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत बोल्ड है, नहीं नहीं इसको आप डिस्करेज करें, ये लड़की है, इसको इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए ना, इसकी इतनी जुबान चलती है, ये लड़की है, इसने कल को किसी की बहू बनना है, हाँ हाँ ये घर में भी ऐसे करती है, जिस बात पे अड़ जाती है, आप इसको बताएं ये लड़की है, हर वक्त भाई से मुकाबले करती है, अब इसको और भाई को मैं बराबर तो नहीं ना कर सकती हूँ, इसको बराबर कर दूंगी ये कल को चलेगी नहीं दुनिया में। तो वो फर्क जो है ना, वो बच्ची के साथ जवान होता है, जब वो बच्ची के साथ जवान होता है तो वो उसके लिए एक ऐसी चीज बन जाता है जिस पे फिर वो एतराज करना भी छोड़ देती है, और जब तक वो खुद माँ बनती है उसको लगता है कि एक औरत के सर्वाइवल के लिए इस दबाव में रहना, इस सबमिशन को कबूल करना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल, आपकी हर एक बात से मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ और इसके साथ-साथ ये भी ऐड करता चलूँ कि मैंने जो नोटिस किया व्हाइल ग्रोइंग अप इन इंडिया, वो ये कि घर में अगर खाना पकता है, तो सबसे पहले घर के जो मर्द हैं और जो लड़के हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद में जो बचा-खुचा होता है, वो माएँ, चाचियाँ, लड़कियाँ जो होती हैं घर की, वो खाती हैं। कीर्ति, कितना रिलेट कर पा रही हैं आप दिलावेज़ साहिबा और अमारा की गुफ्तगू से? और इसमें कुछ इज़ाफ़ा करें प्लीज़। कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही करें। मेरे ख़्याल से ये जो सेशन है, इसमें हम जितने ज़्यादा इश्यूज़ को हाइलाइट करेंगे, लोगों को उतनी ही ज़्यादा जो है अवेयरनेस होगी। उन्हें इस बात का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों के अंदर अपनी ही फैमिली के मेंबर्स को, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, हमारे अपने घर का, उनको ट्रीट कैसे करते हैं? जी। तो अमारा और दिलावेज़ साहिबा दोनों ने बहुत ही अलग-अलग मुद्दे छेड़े। अमारा ने जैसे कि ऑनर किलिंग की बात की, दिलावेज़ साहिबा ने जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए शायद मायने भी नहीं रखती, हम सोचते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते हैं, उन मुद्दों को उठाया। और आपने जैसा कि बोला कि आज भी आप जब छोटे थे, आप बच्चे थे, तब जब आप देखते थे कि इस तरीके से हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो चाचियाँ हैं, वो खड़ी हैं और जो मेन हैं, वो खाना खा रहे हैं और उसके बाद में वो खाती हैं, वो आज भी होता है। उसमें कोई बहुत ख़ास बदलाव नहीं आया है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में अभी ये नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे आस-पास जो परिवार हैं, मेरे आस-पास की जो महिलाएँ हैं, जब मैं उनको देखती हूँ, तो इस चीज़ में वो एक बहुत ऑनर मानते हैं कि पहले हम इनको खाना खिलाएँगे, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर हम कैसे भी खा सकते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं रखेगा इसमें और हमें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। दूसरी चीज़, जो महिलाएँ ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं, क्योंकि उनको एक्सपोज़र ही नहीं मिलता है, तो उनको घर का काम करना पड़ता है, ठीक है? शायद 10% महिलाएँ होंगी जो अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से घर का काम करती हैं, लेकिन बाकी महिलाओं को करना पड़ता है और उसके बाद में जो मर्द हैं, वो उनको यही कहते हैं कि तुम आखिर करती क्या हो पूरे दिन? ये एक बहुत ऐसी ऐसी लाइन है जो हमें रोज़ सुनने को मिलती है कि तुम करती क्या हो? घर पे ही तो हो, घर ही तो सँभालती हो। तो तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, हम कुछ भी करें, हम घर का काम कर रहे हैं, हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ फाइनेंशियल इनकम नहीं हो रही है और वो कुछ कमा के ला रहे हैं।
और जो मर्द हैं, सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है वो है इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो इनसिक्योर है। अगर हम इनको बाहर जाने देंगे, अगर कुछ करने देंगे, तो हो सकता है ये हमसे अच्छा कर ले, because there are a lot of men who I have personally seen getting insecure of the success of women around them, वो उनकी वाइफ हो, वो उनकी सिस्टर हो या उनकी रिलेटिव हो, वो इनसिक्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं और उस इनसिक्योरिटी के चक्कर में वो उनको डोमिनेट या दबाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आप कर रही हैं वो कोई बहुत जरूरी या कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी भी प्रिवेल करता है जब तक हम उसको यहाँ से बदलना शुरू नहीं करेंगे। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, मैं नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, वहां पे वो चेंज कभी भी नहीं आएगा। पेरेंट्स से ये चीज की शुरुआत होती है एंड स्पेशली एज यू सेड कि मदर्स, माताएं जो होती हैं, वो अपनी बेटी को और अपने बेटे को इस तरीके से कंडीशन करती हैं कि आगे वो चीज बढ़ती ही जाती है। तो इसको कम करने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे हमारे पास महिलाएं आती हैं तो उनको 2 से 5 मिनट का समय दिया जाता है खुद को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि 18 से 65 साल के बीच में महिलाएं होती हैं। तो वो 10 मिनट तक भी अपने बारे में बोल लेती हैं। एंड जैसा कि अभी बोला आपने कि आपस में चुगलियां क्यों कर रहे हैं, बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई आउटलेट ही नहीं मिल रहा खुद को एक्सप्रेस करने का। तो जब यहाँ पे उनको इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया जाता है, वो सब कुछ बोलती हैं, सब कंफ्यूज हो जाती है क्या बोलें, लेकिन उनके पास इतना कुछ है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं बिकॉज according to what men feel that they are not worthy of expressing themselves, उनके पास कुछ है ही नहीं ऐसा बोलने के लिए, तो उनको मौका ही नहीं दिया जाता। आप अपना काम कीजिए और काम से काम रखिए। जैसे ही वो बोलने लगती हैं तो उनका वर्थ इतना होता है फैमिली में या रिलेटिव्स में कि उनकी बातों को सीरियसली भी नहीं लिया जाता, जिससे कि हमारा सेल्फ वर्थ बहुत नीचे हो जाता है। हम खुद को डिमीन्ड फील करते हैं, हम इंफीरियर फील करते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो शुरुआत घरों से होगी, फैमिली से होगी, उसके बाद ग्रेजुअली वो दिखने लगेगा कि प्रोफेशनली जब एक महिला और एक आदमी जब काम कर रहे हैं तो दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड ही होनी चाहिए, चाहे वो घर का काम है, वो बच्चे को संभालने का काम है, या वो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि 2017 में एक हैशटैग बहुत ट्रेंड किया था, which was Ain't No Cinderella, hashtag Ain't No Cinderella। उसमें एक महिला 12 बजे के बाद कुंडू जो है वो बाहर जा रही थी और उनको 2 आदमियों ने उनका पीछा किया था एक एसयूवी में। तो उससे एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था इंडिया में, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, कि महिलाएं बाहर जाती ही क्यों हैं रात को, महिलाओं को जाना ही नहीं चाहिए। तब महिलाएं खुद आगे आई थी, उनको रियलाइज हुआ था कि ये इन्होंने बोला तो बोला कैसे, हम क्यों नहीं बाहर जा सकती रात को, उसमें दिक्कत क्या है, जब मर्द जा सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं। तो 2017 के बाद में थोड़ा सा इंडिया में महिलाओं में ये चीज आई थी कि हमें इक्वल राइट्स दिए तो गए हैं, लेकिन सही मायने में हमारे पास वो राइट्स नहीं आए हैं। सही। और यही इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान में भी हुआ था, जहां पर मोटरवे पे रेप हुआ था। तो यही सवाल उठाया गया था जी कि ये औरत अपने 2 बच्चों को लेके रात को मोटरवे पे निकली थी, तो क्यों निकली थी, इसका क्या काम था रात के इतने बजे घर से बाहर रहने का। एसिड अटैक एक ऐसा इशू है जो कि मैं समझता हूं जिसकी अब तक निशानदेही नहीं हुई है। कितना कॉमन है हमारा इंडिया में भी, तो हम सुनते रहते हैं बहुत सारी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। नो मीन्स नो का ये जो एक सिंपल सी बात है, शायद हमारे इस पूरे खित्ते के अंदर मर्द समझना ही नहीं चाहते हैं। ने किया या दिलावेज ने किया, वो करूंगी बात उनके ऊपर। एक तो खाने की बात है, तो वो तो बात अभी भी आप देखिए कि अच्छा एक इंडिविजुअल लेवल पे घरों में, और एक आप देखते हैं कि अगर आपकी कोई किसी किस्म की गैदरिंग होती है ना, आपकी कहीं कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, या फिर कोई खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोमिनेंट सा कल्चर है कि पहले मर्दों को खाना दिया जाता है, जो बच जाता है फिर वो औरतों को दिया जाता है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू अस। और मैं जिंदगी में जितनी जगह गई, मेरा सबसे यही प्रॉब्लम होता था कि साथ क्यों नहीं दे सकते भाई, अगर नहीं दे सकते तो इतना जलील करके क्यों देते हो बाद में। और तो बहरहाल खुद नहीं बोलती। एक दो जिक्र किया दिलावेज ने कि बहुत प्रॉब्लम होता है माओ को भी और इवन पूरी फैमिली को, अगर लड़की कॉन्फिडेंट हो जाए तो
इनसिक्योर सा फील, वो कहते हैं कि ये सर वो वजह क्या है, उनके बैक ऑफ द माइंड होती है कि इतनी कॉन्फिडेंट है तो इसका वो ये कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगी शादीशुदा जिंदगी में, और फिर ये वापस लौट के घर आ जाएगी तो इसको संभालना मुश्किल होगा। तो ये इनसिक्योरिटीज होती हैं। मेरी बेटी थी छोटी, और मेरे ससुर को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो छोटी थी, वो बोल्ड थी थोड़ी, वो बिल्कुल छोटी थी, पहले 2 साल में 3 साल में समझ ले, उसका भाई बड़ा था, मेरा बेटा बड़ा था। अच्छा वो थोड़ी डोमिनेट, तो मेरे ससुर को अल्लाह जन्नत में जगह थ्रू आउट द टाइम वो परेशान रहते थे, वो कहते थे इसका क्या बनेगा, ये क्या करेगी। तो आई यूज्ड टू थिंक कि मतलब ये उनको परेशानी क्यों होती है, कि ये क्या उनके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसको मैं नहीं कर रही थी टैकल उस वक्त, कि तुम्हारी बेटी बहुत कॉन्फिडेंट है और ये मतलब प्रॉब्लम करेगी। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि वो कॉन्फिडेंट है और वो प्रॉब्लम कर रही है कि वो एक नहीं सुनती किसी की। बहरहाल दूसरे पे आते हैं, मैंने देखा है कि जो हमारे कल्चर में और हमारी सोसाइटी में मैंने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखा है, आप एसिड अटैक कह रहे हैं या फिर बाकी चीज़ों में, हमारा लिटरेचर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर देखें तो हमारे जो भी दोनों साइड के ममालिक में देख लें, लिटरेचर ने इतना जलील औरत को किया है। आपने लिख लिख के, फिल्में बना बना के, आपने सारा जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया उसमें आपने थ्रू आउट द टाइम औरत को इतना जलील किया है, इतना टिगर किया है उसको, कि आप उसको बताया है कि तुम्हारी कौन सी जगह है। तो उसके बाद फिर आपको समझ आती है कि बंदे जो हैं वो इनसिक्योर क्यों होते हैं। फिर आप देखते हैं कि जब कहते हैं कि एसिड अटैक्स, ये बात बहुत बड़ी रियलिटी इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो क्यों होता है, नो नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी जो मेल ईगो है वो हर्ट होती है। आपको कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि तुम एक बड़ी चीज हो और औरत कमतर चीज है, और उसके बाद उस कमतर चीज से जब आप ना सुनते हैं, जब आपको मूवीज में दिखाया जाता है, आपको नॉवल में पढ़ाया जा रहा है, आपको मजहबी लिटरेचर में पढ़ाया जा रहा है कि औरत जो है उसका कोई हक नहीं है ना करने का। अगर वो तुम्हें ना कर रही है तो तुम्हारा काम है कि बदले में उसको मारो, पीटो, उसको जलील करो। आप इसको हर लेवल पे ले लें। आपको बैठ के, हमारे यहाँ तो हमारे मौलाना साहब जो हम सारे जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि औरत अगर ना कर रही है तो किस तरह सारी रात उनको फरिश्ते लानते कर रही है, अगर शौहर को किसी बात पे उसे ना कर दिया। अगर हम लिटरेचर में आकर देखें तो हमारी मूवीज में दिखाया जाता है, अगर हीरोइन ने ना कर दी तो हीरो उसको घर तक जलील करेगा, धक्के देगा, पीछा करेगा, और आखिर में हीरोइन को हाँ कहनी होगी। तो एक तरह की वो, और एसिड अटैक उसी की एक दूसरी फॉर्म है। जब आप लिटरेचर में ये चीजें पढ़ाते हैं तो बंदे जो हैं वो कभी भी वो उस चीज को फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो नो को रिस्पेक्टेडली नहीं ले सकते। नो तो आप उस इंसान से सुनते हैं जिसको आप मानते हैं कि वो पूरा इंसान है, जिसको आप पूरा इंसान ही नहीं समझते, अपने से इतनी कमतर मखलूक समझते, तो उससे ना सुनना जो है वो बड़ा एबनॉर्मल सा फील होता है। और हमारे माहौल में मैं समझती हूँ जो बेटे परवान चढ़ते हैं और लड़के, तो मेरे ख्याल में उनकी कंडीशनिंग इतनी सख्त होती है कि उनको पूरी जिंदगी चौकीदार बनाया जाता है, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, इवन अपनी माओ का। पाकिस्तान में कितने केसेस हुए कि बेटों ने अपनी माओ को मारा है ऑनर किलिंग के, आप अंदाजा करें। और वो बेटे किस तरह की उनकी कंडीशनिंग हुई होती है, और अनफॉर्चुनेटली वही माएँ कर रही होती हैं, वही फैमिली की खवातीन कर रही होती हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार होती हैं कि खुद को जितना जलील कर लो उतना कम है। उसके बाद मैं कहूंगी कि आपने एक बहुत बड़ा टैबू बनाया हुआ, औरत और फहाशी को ऐसे लिंक किया हुआ है कि औरत अगर रात को बाहर जा रही है या कहीं भी जा रही है, जलजला भी आ रहा है, कोई अगर बारिशें भी ज्यादा आ रही हैं तो औरत के कपड़े की वजह से आ रही हैं। और ये मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रही, ना मैं इसको टॉन्ट कर रही हूँ, ये बात होती है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ने ये बात कही थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर। मर्द रिपोर्ट नहीं होते जी, बिल्कुल हम मानते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन इंसान तो होते हैं ना, तो आप उनको इंसान बनना ही सिखा दें। आप उनको अपने माशरे में बेटों की तरबियत करना शुरू कर दें, उनको समझाएं कि आपकी जो साथ वाली जो ये मखलूक है जिसको आप औरत कहते हैं, ये भी इंसान है, ना कि इसको आप किसी और, आप जानवरों को भी आप खैर मेरे ख्याल में हकूक देने को तैयार है, लेकिन आप औरत को देने पे तैयार नहीं है। इसके जो सारे मैं रूट्स देखती हूँ तो मैं इसके पीछे जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि सब जो क्राइसिस स्टार्ट होता है इकोनॉमी, इफ यू आर गोइंग टू बी थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, काम करें औरत को किसी भी लेवल पे। बाकी सब ड्रामेबाजी है, ढकोसला है, आप मजहब के नाम पे, कल्चर के नाम पे आपने माँ को बहुत बड़ा बना दिया है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन वो जन्नत उसके लिए नहीं है। मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू बिलीव इट, वो उस जन्नत का मुझे क्या फायदा है जो मेरे पैरों के नीचे है, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा। मतलब आपने इनडायरेक्टली अपना फायदा अपना ही किया है आपने। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि स्टॉप बीइंग सो नाइस टू अदर ह्यूमन बीइंग। इन्होंने आपको इतना जलील किया है खवातीन की फहाशी आपसे पब्लिक स्पेस में जी, हमारा साहिबा पब्लिक स्पेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है औरतों को, थोड़ा उसके उसी का बारे में नेक्स्ट बताएं। लेवल किस एसिड तरह अटैक्स से? होते हैं, उसी का नेक्स्ट लेवल ऑनर किलिंग होती है।
मैं हूँ, मुझे नहीं पता कृति आपका बारे में आप बताएंगी, दिलावेश तो मेरे से रिलेट कर पाएंगी। हम बहुत छोटी होती हैं, हम जब बाहर निकलती हैं, बाजार जाती हैं, मुझे याद है मैंने कई दफा सेक्सुअल हैरासमेंट फेस की है। आपको बुरी तरह से टच करी, जब हम बच्चे होते थे और माओ के साथ भी बाजार जाती थी, आपको मर्द टच करते हैं, कुछ आपको स्टेयर करते हैं, आपके ऊपर ताने कसते हैं, और सबको पता है कि ये थ्रू आउट द टाइम होता है। अभी भी आप कहीं बाहर जा रही हो और आपको बंदा बाहर नजर, वो आपको जब तक आप उसकी आंखों से ओझल नहीं होगा, वो घूरता रहेगा घूरता रहेगा। दे आर गोइंग टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल, और स्टिल वो कहेंगे कि फांसी तो तुम्हारी वजह से है। भी फांसी मेरी वजह से है, मैं बाहर गई हूँ, तो तुम्हारी वजह से कैसे नहीं है? वट इज द पॉइंट कि जो घूर रहे हो, जो मुझे छेड़ रहे हो, मुझे टच कर रहे हो बुरी तरह से, और उससे कभी मुझे ये भी नहीं समझ आया कि वो किसी बच्ची को, छोटी को आप फिजिकल टच करके बुरी तरह से, आपको मिल क्या रहा है? साइकोलॉजिकली आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसके बाद आपका पूरा माशरा भरा पड़ा है कि औरतों को जलील करने के लिए औरत है ना, ये औरत है ना, बिल्कुल वो औरत है ना। और मैं मानती हूँ कि औरत को तारीख में बहुत कम मौका मिला है इवॉल्व होने का। जब आप बहुत अरसा घर रहते हैं, सदियां आप घर रहते हैं और एक ही तरह का आप रोल निभाते हैं, तो दूसरा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली आप मर्दों को तो बाहर पूरा माहौल मिला था, आप लोग क्यों नहीं रिफाइंड हो गए? आप लोग क्यों नहीं इंसान के बच्चे बन गए? मुझे नहीं समझ आती। जब कहते हैं औरतों में समझ नहीं है, औरतें बेवकूफ हैं, मैं मान लिया, आपकी आपकी बात मान ली, लेकिन मर्द का अकल कहाँ है? वो रिफाइंड क्यों नहीं होता? अगर वो सोशली वो इतना ज्यादा एक्टिव है, हजारों सालों से वो बाहर भी निकल रहा है, कमा के भी ला रहा है, और वो पूरी तरह से चीजों को संभाल भी रहा है, तो फिर उसको अकल क्यों नहीं आया अब तक? और ऐसे सारे रेफरेंसेस में कहूंगी, चाहे वो सोशल हेरासमेंट है, चाहे वो एसिड अटैक्स हैं, चाहे वो ऑनर किलिंग है, जायदाद में हिस्से का ना देना है, ये मेन प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक सोल्यूशन है कि आप शाउट आउट दें, औरत मार्च करे, जिसको बहुत जलील किया जाता है कि औरत मार्च, तुम औरत मार्च वाली तो नहीं हो, और हमें जलालत के तौर पर पूछा जाता है, हमें क्रेडिट नहीं दिया जाता, तुम ये और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली तो नहीं हो। मतलब हद है भाई। जी मैं वही हूँ, लेकिन उसके बारे में ये है कि आपको डाइजेस्ट करने में बहुत साल लगेंगे, और मैं मानती हूँ और मैं समझती हूँ कि आपको लगेंगे, आपकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो आप अभी अब इनका माइंडसेट एकदम से आप बूम करके चेंज, लिटरेचर बदलें, थोड़ा बहुत शाउट आउट करें, औरत मार्च अगर कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, और जहां लॉजिकली बात हो रही है उसमें जरूर उसको क्रेडिट दें। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जिसको जेंडर ही आप देख लिया कि औरत है तो उसके बाद तो अच्छा औरत है ना फिर रहने दो, इसमें तो मतलब इतना ही अकल होगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान और इंडिया के कई मसाइल जो हैं वो सेम हैं, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर ऐड करूँगी कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन और ईरान की ख़वातीन, वो भी दे आर ह्यूमन बींग। और मुझे बहुत खुशी और बहुत फ़ख्र है कि पिछले दिनों मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अफ़गानिस्तान की टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर दिया, और उनकी रीज़न एक ही थी कि आपने जो औरत के साथ सलूक किया हुआ है, बच्चियां आपकी स्कूल नहीं जा सकती, आपने उनके जो छोटे बिजनेसेस थे वो खत्म करवा दिए, औरत बाजार नहीं जा सकती, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। काश कि कल कभी इंडिया और पाकिस्तान भी ये स्टैंड ले पाए, कि खैर वो कहाँ ले पाएंगे जब खुद ही औरत को इतना जलील करते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप जहां बात करें पाकिस्तान की और इंडिया की, आप जरूर बात करें अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका है, या चाहे बांग्लादेश है, कंडीशन सेम है। श्रीलंका के तो हालात फिर भी हमसे तो बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान के अंदर विमेन राइट्स के इश्यूज को लेकर ही एक सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो यही है कि वेस्ट की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, वो वहाँ की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। उनके अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि खवातीन के हुकूक जो हैं वहाँ पर सलब किए जा रहे हैं। एटलीस्ट सम आपसे इंसानियत, जो जी सम इंसान, कुछ जी इंसानियत किसी ने छोड़ी। जी, आपसे 2 सवाल हैं दिलावेश साहिबा। एक तो ये है कि ईरान के अंदर पिछले साल हमने एक मूवमेंट देखी, बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसके अंदर बच्चियां सड़कों पे निकली। उन्होंने कहा कि जी हम पर्दा नहीं करेंगी और आप हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा? और दूसरा ये भी बताएं कि जो लोग खवातीन को ही ब्लेम करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए और मिसाल देते हैं कि जी अगर ये तंग कपड़े पहन के जाएंगी या अगर ये पर्दा नहीं करेंगी तो फिर देखें मेकअप इंसान कम तो फिर करेंगे। अपना काबू खो देता है। मर्द तो उसकी तो कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, परवरिश ही ऐसी हुई होती है, तो उसकी फितरत में है। कहां तक ये जस्टिफाइड है? किसी को
हमारा दिमाग सुनता है, हमारे दिमाग ने जो मैंने कहा वो भी मेरे दिमाग ने सुना। ठीक है, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनमें हमें सेल्फ टॉक के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग सुनता है। अगर मैं खुद को कहती हूँ कि मैं ये कर जाऊँगी, तो मेरे अंदर एक इंस्टेंट एनर्जी आती है उससे। ये मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि हमें जो सुनाया जाता है हम वो करते हैं। मर्द एक अड़ियल घोड़ा है, ठीक है? मर्द सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए है, उसको एक औरत को देखते ही एक तहरीक होनी चाहिए है। हमने ये बातें मर्दों को बता के ये तो लड़का है, ज़ाहिर है वो लड़की ख्याल करती ना, उसने क्यों इसे लिफ्ट करवाई, इसका तो काम है। ठीक है, लड़के तो होते ही ऐसे हैं। ये बातें कर करके मर्द वो बना दिया जो इंतहाई जंगली है। मुझे ये कहते बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन उसमें उस मर्द का कसूर नहीं था, उसमें उस सेटअप का कसूर है। उस सेटअप को मैं वाजिया नहीं करना पसंद करूंगी कि आप मजहब के खाते में डालें, सोसाइटी के खाते में डालें या तारीख के खाते में डालें। तारीख भी हमें यही बताती है, अनफॉर्चुनेटली हमें मर्द वही दिखाया गया जो दीवाना था, जो जुनूनी था, जिसने सोचे समझे बगैर, हद ये है कि जंगे हों तो मारो, सब कुछ तबाह करो, औरतें बचा के ले आओ। औरत भी उस कमोडिटी में है, औरत भी एक कमोडिटी है, उसे बचा के अपने लिए ले आओ और उसको फिर जो मर्जी इस्तेमाल करो। ठीक है, अब जब आप ये वाला माइंडसेट दे देते हैं, आदमी की ताकत हमने खुद बताया कि इस चीज में है कि औरत को दबा के रखो। इंसान वहां इनसिक्योर नहीं फील करता जहां ताकत डिफाइंड नहीं होती। ये बात आप मेरी समझें। अगर हम ताकत की डेफिनेशन में किसी चीज को नहीं डाल रहे, तो उसके होने या ना होने से इनसिक्योरिटी नहीं होती। मर्द इनसिक्योर नहीं है, मर्द के पास फिजिकल ताकत है, मर्द के पास बाहर निकलना है, मर्द के पास बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मर्द के पास सोसाइटी का बहुत अप्रूवल है, मर्द के पास अपॉर्चुनिटीज डबल है। लिटरेसी अगर 46% है खवातीन की, तो मर्दों की जो है वो मेरा ख्याल है 67% से भी ज्यादा है। तो आपके पास तो सब अपॉर्चुनिटी, फिर आपको औरत की वजह से इनसिक्योरिटी क्यों हुई कि औरत कॉन्फिडेंट हो गई? क्योंकि आपको बताया ये गया कि तुम्हारी ताकत का एक रुख ये है कि तुम औरत को दबा सकते हो, तुम औरत को अपने सामने जी करवाओ हर बात में। अगर तुम्हारी औरत तुम्हारी हर बात में हाँ नहीं कहती, तो महफिल में बैठ के तुम्हें रन मुरीद कहा जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा तू ते ना मर्द है, तेरे को अपनी जनानी नहीं सांभी जाती। जब आप ये कह के आदमी को ये बता देते हैं कि उसकी ताकत है, तो फिर उसको जुबान रखने वाली औरत, एतमाद रखने वाली औरत, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत, अपनी मर्जी और राय रखने वाली औरत जो है, अपनी मर्दानगी के ऊपर एक सवाल लगने लग जाती है। ठीक है, बाकी एसिड अटैक्स जो हैं वो भी वहीं से जन्म लेते हैं कि वो औरत ताकतवर हुई तो हुई क्यों। जो हरेसमेंट है वो भी वहीं से लेती है कि ये एक कमोडिटी है, ये तुम्हारे इस्तेमाल की चीज है। अगर औरत मर्द को बिस्तर पे जाने से ना करती है, तो फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। ये कैसे हो सकता है कि फिर वो औरत अपनी मर्जी बताए और ना करे और आदमी उस पर हाथ ना उठाए, आदमी उस पे जुल्म ना करे, आदमी उस पे एसिड ना फेंके? आपने औरत को एक बगैर मर्जी के एक घर की गाय बकरी जैसा जानवर खुद बना दिया, तो आदमी को तो फिर वो औरत नहीं चाहिए जो अपनी राय रखती हो, अपनी सोच रखती हो। दूसरा, ये जो आप विक्टिम ब्लेमिंग की बात कर रहे हैं, मेरी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है डॉक्टर तस्मीरा, वो हमेशा ये बात करती हैं कि पाकिस्तान में किसी भी मिसहैप जो खवातीन के साथ हुआ हो, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दें और आपको इतनी पब्लिक मिल जाएगी जो बाहर भी निकल आएगी और नारे भी मारने लग जाएगी, और उनमें मेजॉरिटी खवातीन की होगी। देखें, खवातीन का बिहेवियर, मैं कहती हूँ साउथ एशियन खवातीन का किसी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। हम लोग नॉर्मल नहीं हैं। क्यों नहीं है? जब किसी चीज को आप प्रेशर में रख के छोड़ते हैं ना,
प्रेशर जो है ना वो लिक्विड को गैस और गैस को लिक्विड अगर बना सकता है ना, तो वो प्रेशर जो है ना वो इंसान की सोच, इंसान के बिहेवियर्स पे कैसे नहीं इफेक्ट करता। आपने उसको दबा के रखा और आपने सोचा कि जब इसको हवा मिलेगी तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल औरत होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको विमेन मार्च के अंदर बहुत एक्सट्रीम के स्लोगन्स क्यों मिलते हैं, जिनसे मैं भी एग्री नहीं करती। मैं भी वो औरत नहीं बनना चाहती, मैं अपनी बेटी को भी वो औरत नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं उन औरतों को गलत इसलिए नहीं कहती कि आपने उनको उनकी बेसिक नीड्स, उनके इंसान होने से महरूम किया, तो वो कैसे ना शोर मचाएं। जब आप किसी की आवाज को दबाएंगे ना, तो आप सोचें कि अब मेरी भी आवाज ऊंची हो रही है, आई एम सॉरी। जब आप किसी की आवाज को दबाएंगे ना, तो फिर आप ये मत सोचें कि जब उसको बोलने का मौका दिया जाएगा वो तो हमल से बोलेगा, वो चीखेगा। जब आप किसी के हाथ पांव बांधेंगे ना, वो आपको किक मारेगा, आपको पंच करेगा। आपने उसको इग्नाइट किया, आपने उसको ट्रिगर किया और फिर कहा इसको बात करने की तमीज ही नहीं है। ये किस कदर गुस्ताख औरतें हैं जो विमेन मार्च में निकलती हैं। और हम जो यहाँ पे 3 खवातीन बैठी हैं ना, हम बड़ी प्रिविलेज्ड खवातीन हैं। आप गांव के माहौल में, आप रूरल एरियाज में, आप उन एरियाज में जो लेस प्रिविलेज्ड औरतों की क्लास है, उनको जाके देखें वो कौन कौन से जुल्म नहीं सहती हैं। वो मर जाती हैं बच्चे को पैदा करते हुए, लेकिन उनको डॉक्टर के नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि उस दिन दाई की छुट्टी है और वहां पे तो मेल डॉक्टर बैठा हुआ है। तो मरती है तो मर जाए। आपको किसने कहा कि सारे खानदान की जिम्मेदारी इज्जत की औरत पे है? अगर एक औरत एक लड़के के साथ भाग गई, आपने उस औरत को ऑनर किलिंग बना के कत्ल कर दिया, उस लड़के को छोड़ दिया। मारो भाई, अगर मारना है तो दोनों को मारो। तो मसला ये है कि हमारी सोसाइटी ने औरतों को नॉर्मल नहीं रहने दिया। आज अगर हम औरत को ताकत देना चाहते हैं तो उस घुटन को पैरेलल खत्म करना जरूरी है। उस घुटन को खत्म करना चाहते हैं तो प्लीज इन मर्दों को आउटलेट दें। हमारे मुल्क की वाहिद एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स है। हमारे मुल्क की वाहिद एंटरटेनमेंट इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जिसपे हम मार धाड़ पे आ जाते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, हम पागल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क की वाहिद एंटरटेनमेंट मोहल्ले का झगड़ा है। हम इन 2-3 चीजों के अलावा नहीं, हमारे पास फीमेल्स के स्विमिंग पूल्स नहीं, हमारे पास आदमियों और औरतों के इकट्ठे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स नहीं, हमारे पास फैशन शोज। हमारी ये खातून है जो नॉमिनेट हुई थी शायद मिस यूनिवर्स के लिए, और तमाम मौलाना जो हैं वो कहते हैं जला दो, मार दो, और ये मुआशरा किस तरफ को चल पड़ा है। भाई, नेकी और बदी की इजाजत तो आपको बनाने वाले ने दे दी थी। आपको पर्सन, आपको इंडिविजुअल ऑफ चॉइस आपको बनाने वाले ने बनाया था। हाउ डेयर यू चेंज दैट सिस्टम बाय टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड एनफोर्सिंग देम विद पावर, विद वायलेंस। ये है कि पाकिस्तान के अंदर मेरी नजरों में देखते देखते मेरे सामने साइकिल चलाने वाली बच्चियां, बाइक्स चलाने वाली बच्चियां, फीमेल ड्राइवर ज्यादा हुए, जो फोर्स के साथ बच्चियों को, आज मैं भी एक बेटी की माँ हूं और मैं और खवातीन के साथ भी, रात को भी मैं वसीम साहब के घर बैठी हुई थी, उनकी मिसेस से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि बेटियां अपनी जुबान खोलने लग गई, चूंकि उसमें ईरान की तरफ से होने वाली उस प्रोटेस्ट और उसकी वजह भी हो सकती है, और ये वजह भी हो सकती है कि अब खवातीन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अब उन्हें वही बातें नहीं पहुंचती जो स्कूल की सहेली से पहुंचती थी, या टीचर से पहुंचती थी, या चाची ताई से पहुंचती थी। अब उनको पूरी दुनिया में पता है क्या है। तो उन्हें किसी हद तक ये एहसास उनके अंदर जगा है कि हम कोई इंफीरियर बीइंग नहीं है, तो वो अपनी राय भी बताती हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले गई हूँ अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस ऑफिस के अंदर मेजॉरिटी खवातीन काम कर रही थी जहां से मैं लाइसेंस बनवाने गई। बाहर सारे ट्रैफिक पुलिस के वार्डन वगैरह सब बैठे हुए थे और वो मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे थे। और वहां पे जो है बहुत सारी खवातीन जो थी जो बाइक के लाइसेंस के लिए आई हुई थी। तो मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चली कि अच्छा, बाइक्स इंपोर्ट भी करनी शुरू की, यहाँ पे फीमेल बाइक्स भी बननी शुरू हो गई, खवातीन बाइक्स भी चलाने लग गई। अब मेरा सवाल ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि वो मैंने देखा कि हिजाब लेके उसके ऊपर से हेलमेट पहन के और फिर बाइक चला रही हैं। हमारे मुल्क में जो एक्सीडेंट्स खवातीन के हैं, उनके बहुत सारे जो बाइकर्स नहीं हैं वो भी इसलिए होते हैं कि उनका अबाया चेन में आ जाता है, उनका अबाया चेन में आ जाता है, वो गिरती हैं बाइक से और बचती हैं, नहीं बचती हैं, माजूर होती हैं। लेकिन जान इतनी जरूरी नहीं है।
जितनी वो दकियानूसी सोच जरूरी है। हम इंसानियत से कहीं आगे ले गए हैं, अपनी सोच को इंसानियत से कहीं आगे ले गए हैं। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो भी हम इर्द गिर्द से असर कबूल करते हैं मॉडर्न सोसाइटी से, डेवलप्ड कंट्रीज से सुलझी हुई सोच लेना चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है। जी, बहुत सारी आपने बातें की हैं और इसमें से तल्ख भी गुफ्तगू है, लेकिन ये हकीकत को बयान करती हैं। एक इशू है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप सबका ओपिनियन लिया जाए, मैरिटल रेप का भी, जो कि हमारे यहाँ पे शायद आज के इस दौर में लोग समझते हैं कि इशू है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है भाई, ये तो इस पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। दुनिया जहां पहुंच चुकी है, हम अगर ये कहें जी वो तो उनकी बातें हैं, तो इस हिसाब से तो हम कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक फेस्टिवल रक्षाबंधन का त्योहार है हमारे यहाँ पे, जिसमें भाई के हाथ पे एक बहन कलाई बांधती है। और वो मैंने तो उसको, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है सारा, एक आम हिंदुस्तानी से अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि जी वो भाई जो है वो कसम खाता है कि मैं अपनी बहन की सारी जिंदगी हिफाजत करूंगा। तो मैं ये सोचता हूं कि हिफाजत किससे और क्यों, और क्या जरूरत है लड़कियों को ये चीज में उनको एहसास कराना बार बार कि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हारी किसी दूसरे ने हिफाजत करनी है, और इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर कीर्ति, रक्षाबंधन के त्योहार पे? आई नो कि ये वक्त से बहुत आगे की बात है, मगर करनी जरूरी है। एटलीस्ट हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज आज करा देते हैं। मुमकिन है 50 साल बाद कोई कहेगा कि भाई कुछ लोगों ने बात की थी उस वक्त। ये जो आपका सवाल है अरविंद भैया, ये बहुत ही वैलिड सवाल है कि हाँ, आज इसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है और हम मैरिटल रेप को कंसिडर ही नहीं करते हैं। क्योंकि स्क्रैच से अगर स्टार्ट करें, जब हम छोटे होते हैं तो अब तो बहुत तरीके की एजुकेशन आ गई है सिस्टम में, लेकिन पहले जब हम बच्चे होते थे, पहले रक्षाबंधन वाले पे बात करें, फिर मैरिटल रेप पे बात करते हैं। जी जी, तो गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और अभी हमने ये भी बात की, हम जब मार्केट में जाते थे तो जिस तरीके से नजरें हमारे साथ साथ चलती हैं, हमें गलत तरीके से छुआ जाता है। तो ये तो आज भी होता है, लेकिन आज भी हम अपनी बच्चियों को नहीं बताते कि कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है। आर यू इवन अवेयर ऑफ दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, दैट दिस इज नॉट अ गुड टच, दिस इज अ बैड टच। इफ समवन इज टचिंग यू इनअप्रोप्रिएटली, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? जब तक आप समझोगे नहीं तो आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं, आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी बहन के साथ आप शेयर ही नहीं करते हो। और धीरे धीरे इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि ठीक है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जैसे हम बात करते हैं कि आपके घर में भी होता है, आप ऑफिस में जाते हैं वहां पे भी होता है, बट यू अवॉइड इट एज अ वुमेन, यू अवॉइड इट टिल द टाइम इट डज नॉट क्रॉस दैट लेवल। इतना यूज टू हम हो जाते हैं। फिर जब हमारी शादी होती है तो हमें सिखाया जाता है कि यही हमारा घर है, बिकॉज हमें वो एक्सपोजर नहीं दिया गया, हमें वो एजुकेशन नहीं दी गई। तो हम इतने डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड्स पे, अपनी फैमिलीज पे, कि हमें कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। हम इतने वल्नरेबल हैं कि हमें वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, और हम एजुकेटेड नहीं हैं उस चीज से, उस मुद्दे से रिलेटेड, इसीलिए हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो मैरिटल रेप 101% बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। और वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी इस लेवल तक बढ़ जाता है कि जैसा कि हम कहते हैं कि इनफिडेलिटी है, आप एक साथ नहीं रह सकते। डाइवोर्स लेना भी आज के टाइम एक इतना बड़ा टैबू है कि आप नहीं कर सकते, वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको अपने आपस की प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। तो जब आपके परिवार वाले पूछते हैं कि समस्या क्या है, तो आप शायद बोल के भी नहीं बता सकते अपने परिवार वालों को कि मैरिटल रेप जो है वो मेरे रिलेशनशिप में है या मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस बारे में। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। डिवोर्स की भी आपने निशानदेही की है कि डिवोर्स एक बहुत बड़ा टैबू हमारी सोसाइटी में माना जाता है, एज इफ कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो कि भाई डिवोर्स लेने जा रही है लड़की, भाई अगर वो खुश नहीं है तो वो डिवोर्स नहीं लेगी तो और क्या लेगी, मर तो नहीं सकती उस रिश्ते के अंदर। लेकिन रक्षाबंधन का जो त्योहार है, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू ऑल्सो हैव अ ब्रदर, कि आपके लिए इसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाना, मगर फिर भी मेरे ख्याल से बात तो होनी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम कि पढ़ी लिखी जो हमारी सोसाइटी की
गर्ल्स हैं वो उठ के ये सवाल पूछें कि भाई क्यों मैं बांधूं तुम्हारे हाथ पे ये धागा, कि तुम्हें क्या जरूरत है तुमसे ये चीज का, मुझे जो है हिफाजत करवाने की, मैं खुद कर सकती हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं भी बचपन से जो मेरा छोटा भाई है उसकी राखी बांधती आ रही हूँ, और ये हम मांगते हैं रक्षाबंधन के दिन अपने भाई से कि आप मेरी रक्षा करोगे। भाई बोलता है कि मैं रक्षा करूंगा जब भी तू समस्या में होगी मेरी बहन। तो मेरी बेटी है, सिर्फ एक बेटी है जो कि अब 6 साल की होने वाली है, और पिछले कई दिनों से जस्ट बिकॉज वट एवर शी सीइंग अराउंड, रक्षाबंधन अभी अभी गया है तो मेरा भाई क्यों नहीं है, मुझे भाई चाहिए जिसके मैं राखी बांध सकूं। तो मैंने उससे बोला आप अपनी बहनों के राखी बांधो, उनकी जो कजिन्स हैं आप उनके राखी बांधो। नहीं, राखी मुझे लड़के की ही बांधनी है क्योंकि वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी मदद करेगा जब मैं प्रॉब्लम में होंगी। तो ये चीज मैंने अपनी बेटी को नहीं सिखाई, लेकिन सोसाइटी में ये इतनी डीपली एम्बेडेड है कि मेरी बेटी ने ये चीज सीख ली है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स की फैमिलीज के थ्रू। तो बेशक ये बदलाव आना चाहिए, और ये हम जो हैं ये अपने बच्चों को सिखा के, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को जब हम सिखाएंगे, जब बताएंगे कि रक्षा की बेटियों को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, अगर आप उनको इतना स्ट्रांग बना दोगे कि वो सवाल पूछें, जैसे आपकी बेटी सवाल पूछती हैं, एंड यू रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट, तो ये सब महिलाओं के अंदर होना चाहिए कि वो अपनी बेटियों को ये चीज सिखाएं, ताकि वही चीज जो है वो आगे एक मैसेज बन के सब अपने अपने घरों में करेंगे, तभी वो हो सकता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हमारा इफ्तिकार साहिबा, मैरिटल रेप और डिवोर्स के साथ जुड़ा हुआ एक जो जो टबू है उसकी थोड़ी आप बात करें। पाकिस्तान में क्या हालात हैं? इस्लाम कहता है कि जी आप चाहें तो अपनी मर्जी से जाके खुला ले सकती हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो मुआशरा उसकी इजाजत देता है? अरविंद, पहले तो आपने जो बात की त्यौहार की, तो मैं सारे त्यौहार जो भी मज़हब से, जिस भी मज़हब से रिलेटेड है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आप दूसरों के मज़हब, जो अकीदे हैं, जो भी रस्म व रिवाज हैं, आप उनको इज़्ज़त देते हैं। सेम गोज़ विद मी कि मैं बहुत इज़्ज़त देती हूँ जो भी त्यौहार जिस भी मज़हब या मसलक से होते हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये कहती हूँ कि जहाँ पे प्रिविलेज हम ख़वातीन हैं, हम पढ़ी लिखी हैं, जहाँ पे आपको जो चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे हम डैमेज कर रहे हैं अपने आने वाली नस्ल को, वहाँ पे ज़रूर बोलें। रक्षा की मेरे ख्याल में अगर आप उसको माइनस नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि आप एक तरह की सोशल एक्टिविटी रखें, तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ कर लें, फिर कम से कम भाई बहन दोनों तरफ इक्वालिटी कर लें, तो एक खूबसूरत पैगाम सही भी हो बात। जाएगा। इसको कम से कम इस तरह से जिंदगी से माइनस करें कि सिर्फ बेटी बांधेगी बेटे को। दूसरा, एक खूबसूरत सा आपका त्यौहार है कि बीवियां जो हैं वो फास्ट करती हैं अपने शौहर के लिए, तो सेम गोज विद बंदे, बंदे भी फास्ट करना शुरू कर दें। मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप माइनस ना करें, लेकिन इसको इक्वल कर लें, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत मुझे पर्सनली मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगी। दूसरी बात, आपने बात की तलाक की, और उसके साथ अगर आपने रिलेट की मैरिटल अफेयर रेप की। अच्छा, मैरिटल रेप आजकल हम लोग इसकी सुन रहे हैं आवाज़, इससे पहले आपको पता है कि ये कंसेप्ट ही हमारे लिए नया है। हमें रिलीजन में, हमें माशरे में ये नहीं सिखाया गया था कि ये भी कुछ कंसेप्ट हो सकता है। अगर ये बताया गया, तुम्हें बताया गया कि तुम्हारा फिर दिमाग खराब है अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है, शुक्र करो वो तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा है, जलील करके भी गुजार रहा है, तो मेरे ख्याल में दूसरी खवातीन में रिलेट कर पाएंगी। माएँ तो हमारी कहेंगी तुम्हें शुक्र नहीं करना आता, शुक्र करो वो तुम्हें आखिर वक्त दे रहा है। तो कई तो ऐसे जो वक्त ही नहीं देते, जो मैरिटल रेप भी नहीं करते, हमें ये दिया जाता है कंपैरिजन, तो शुक्र करो मैरिटल रेप भी हो रहा है इन द वे ऑफ के आपको चलो वो फ्रस्ट्रेशन ही सही तुम पे ही निकाल रहा है ना, कहीं बाहर नहीं जा रहा। तो हमें इस गंदगी को भी पॉजिटिव वे में हमें बताया गया कि तुम इस पर भी शुक्र कर लिया करो कि कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, तुम्हारा घर बचा हुआ है, मैरिटल रेप घर पे ही कर रहा है ना। तो दिस इज द सेम थिंग, इंसेनिटी है, एबनॉर्मेलिटी है। रिलीजियस स्कॉलर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी अगर आप ऐसे करेंगे तो सारी रात आप में लान तान होगी। तो समझ से बाहर होता था कि क्यों होगी, कि अगर एक इंसान है, उसकी चॉइस है, तो फिर आप हमें आपने इस चीज में रखा ही क्यों हुआ है। बाकी बात रही, बहरहाल इसके ऊपर किसी किस्म की कोई सेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई लॉ नहीं है सच कि मैं जाके कंप्लेन कर दूं अपने शौहर के खिलाफ ये बात, और मुझे फिर मेरा कानून जो है वो मेरा साथ देगी, मेरी सोसाइटी। मेरे ख्याल में मुझे पागल करके पागल खाने में भेज देंगे। अभी तक वो कंसेप्ट, जैसे आपने त्योहारों का कहा, ये हमारे लिए, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए इंतहाई एबनॉर्मल कंसेप्ट है, और हमें इस चीज पे कहा जाता है कि शुक्र करो कि अगर ये भी हो रहा है तो। इसके बाद आ जाते हैं तलाक का। तो मुझे हमेशा से एक बात ने, मुझे हमेशा सवाल मेरे दिमाग में उठा कि जब मैं निकाह करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब मेरा निकाह होता है। तलाक का मेरे पास खुला का हक जरूर मौजूद है, लेकिन अरविंद साहब मुझे ये बताएं कि जब बंदा तलाक देता है ना, वो खड़े होकर कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, और उसके बाद तलाक हो जाती है। अगर आपको लॉ का पता हो, उसके बाद आपको जाना पड़ता है कानूनी तौर पे, वो अलग है, लेकिन सोशली ये सब कुछ
औरत नहीं कह सकती है। जब हमें वो ड्रामा दिखाया जाता है कि आप भी खुला ले सकती है, वो इतना लेंथी प्रोसीजर है। मैंने हजारों खवातीन को देखा है जो सारी जिंदगी काट देती है, चाहती जरूर हैं कि ये काश मेरे पास भी हक होता। तो हमें जलील करने के लिए मत कहते हैं, अगर तुम्हारे पास हक होता ना तुम तो रोज तलाक देती। जी बिल्कुल आप कह सकते हैं ये, अगर देते ना तो जान भी छूट जाती, आपकी भी और हमारी भी। लेकिन मसला ये है ना कि आप लोगों ने एक गुलाम, मैंने कई रिश्ते ऐसे देखे हैं कि जो शदीद नफरत करते हैं अपनी बीवियों से कोई, लेकिन वो उनकी डिग्निटी का, आपको पता है 2 तरह के कल्चर होते हैं, एक होता है ऑनर कल्चर और एक होता है डिग्निटी कल्चर। हमारे यहाँ ऑनर कल्चर है, तो वो शौहर कभी बीवी को छोड़ते नहीं है, वो कभी उनको वो कहते हैं कि ये मेरी इज्जत है, मैंने इसको तलाक तो नहीं देनी, अब ये मेरे बच्चों की माँ है, खुद शादी भी करेगा, खुद सेटल भी हो जाएगा। और मैंने अपनी फैमिली में केसेस देखे हैं। लेकिन वो औरत जो वो उसकी इज्जत है, तो इसका मतलब ये है कि वहीं पे उसका तो राइट खत्म तलाक का। जिस औरत ने तलाक ले ली वो तो बुरी औरत है। जिस औरत ने तलाक ले ली उसकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगी, उसकी बहन को भी हो सकता है कि उसका शौहर तलाक दे दे, तलाक ना भी दे, सारी जिंदगी ताने देगा तुम्हारी बहन तो ये औरत है जिसने तलाक ले ली। तो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज करते रहेंगे, और चैलेंज ऐसे करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं बहस करती हूँ या मैं आकर बात करती हूँ कि हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बड़ी प्रिविलेज खवातीन जो होती हैं, जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, बड़ा अच्छा एक्सपोजर है, वो आकर कहती हैं जी देखें मैं बात तो करती हूँ, औरतों को मैं इक्वल मानती हूँ, लेकिन मैं ये जो औरत मार्च है या ये फिर मैं फेमिनिज्म पे यकीन, खुदा के वास्ते थोड़ी सेंसेस हासिल कर लें। आप डिसएग्री कर सकते हैं कि मुझे फेमिनिज्म में ये चीज़ जो एक्सट्रीमिज्म, किसी भी चीज़ में मुझे नहीं पसंद, मुझे ये नारों से इख्तलाफ है, लेकिन आप एक मेन पॉइंट को खुद औरत होकर आकर, और मैं कितनी सेलिब्रिटीज का नाम ले सकती हूँ, उन्होंने कहा मैं नहीं, और वो उनको वो एक्सेप्शन चाहिए होती बंदों से, क्योंकि उनको भी तो अपने आप को वो साबित करना है कि मैं एक वर्दी खातून हूँ कि आप मुझे पसंद कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले वो खुद निगेट करती है, मैं जी मानती नहीं हूँ। आप ना माने, लेकिन खुदा के वास्ते उस तालीम को जो आपके ऊपर जाया की गई है, वो जो आपको माहौल मिला या एक्सपोजर मिला, थोड़ा बहुत जो है ना शर्म कर ले, चीज़ों को समझे और उसके बाद गुफ्तगू करें कि आप चीज़ों को मानती हैं नहीं मानती हैं। ह्यूमन राइट्स की बात है, मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूंगी कि तुम्हें अगर एक औरत हो तो यू हैव टू बी फेमिनिस्ट, नहीं, लेकिन अगर आप इंसान है ना तो आपको इंसानों को बराबर हकूक देने वाले जो भी आइडियाज दुनिया में आए हैं उनको कंट्रोवर्शियल ना भी बना तो बेसिक पे आपको एग्री करना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक राइट्स की बात कर रही हूँ तो उसमें आपको अगर इख्तलाफ रख रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब है आपकी तालीम में, आपकी शऊर में बहुत शदीद कमी है। कम्युनिटी आपको दुनिया तब बनाती है, और कम्युनिटी के, अच्छा यूरोप में मुझे मेरे बाप ने हमेशा, ये मेरे घर पे जो बारिश हुई, इस्लाम ने या हमारे मजहब ने या हमारे मुल्क में तो औरत की बहुत इज्जत, तो तुम्हें पता है यूरोप में क्या है औरत? तो मैं हमेशा कंफ्यूज होकर सोचती रही, अगर यूरोप में एक उसको आप इस तरह से समझ रहे हैं कि वो एक उसको चीज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और उसको इंसान नहीं समझ रहे, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप खुद निकाह कर रहे हैं, आप खुद तलाक दे रहे हैं, जायदाद आप हमें नहीं दे रहे, एसिड आप हम पे फेंक रहे हैं, औरत मार्च होने पे गालियां आप हमें दे रहे हैं, आप हर चीज पे हमें जलील कर रहे हैं। और लेकिन जलील करने के साथ साथ आप कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ तुम्हें जलील, तुम्हें इस दुनिया से प्रोटेक्शन की जरूरत है। दुनिया में कौन है भाई? जानवर, जंगली जानवर जो जंगलों में अब रह गए हैं, शहरों में तो मैंने नहीं देखे शेर, चीता, ये सारी चीजें जो खा जाते हो आपको, अभी तक तो मैंने ज़ॉम्बीज़ भी नहीं देखे, मर्द ही देखे हैं। तो मर्दों से ही बचाने के लिए आप हमें दिन रात हमें टॉर्चर करते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये पहनना है, वो नहीं पहनना, क्योंकि तुम्हें सेफ्टी की जरूरत है। किससे जरूरत है? कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, उससे नहीं, मर्दों से। मतलब ये मुझे मजे का फैज लगता है। अगेन आई वुड से कि जिस औरत के पास प्रिविलेज जो है, जो हमारी तरह बात कर सकती है, जो प्लेटफॉर्म पे आ रही है पब्लिक पे, वो थोड़ा सोच के बोला करे बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दिलावे साहिबा, इनकी बातों में थोड़ा सा इजाफा करें और फिर ये बताएं कि फेमिनिस्ट होना आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है। फेमिनिज्म की पूरी मूवमेंट को जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया जाता है और ये कहें कि पूरा बदनाम करने में कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं प्राउडली कहता हूं कि आई एम अ फेमिनिस्ट, तो लोग हंसते हैं इस बात के ऊपर कि तुम तो मर्द हो, तुम कहां पर फेमिनिज्म की बातें कर रहे हो, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है। तो जरा बताएं भाई कि मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है। जी दिलावे साहिबा। कोई भी मूवमेंट जब आती है ना तो उसके पीछे डिजास्टर होता है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि ये मूवमेंट आउट ऑफ नोवेयर नहीं आ गई कि औरतों ने ऐसे ही शोर मचाना शुरू कर दिया है।
अगर आपको फेमिनिस्ट खवातीन जो हैं या जो सड़कों पे निकलती हैं या स्लोगन्स लेके प्ले कार्ड्स लेके मार्च करती हैं, वो आपको लगता है कि उनके कोई हकूक तल्फ नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम वो उनको तो रिप्रेजेंट कर रही है ना कि जिनके साथ ज्यादती हो रही है। ये मूवमेंट अगर लेबर डे मनाया जाता है तो लेबर के साथ कहीं इनजस्टिस हुआ तो लेबर डे शुरू हुआ ना। अगर कहीं पे चाइल्ड राइट्स की बात होती है तो चाइल्ड लेबर का कहीं पे वजूद था तो चाइल्ड राइट्स की बात हुई। अगर खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई, खवातीन को सेकंड ग्रेड सिटीजन, सेकंड इंफीरियर टू मेन, लेस प्रिविलेज्ड क्लास, ये सारा कुछ टाइटल दिया गया, कम अकल कम जर्फ का दिया गया, तो उन्होंने आवाज उठाई ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस आवाज के साथ जुड़े हुए स्लोगन से आपको इख्तलाफ हो, उन खवातीन की पर्सनल लाइफ पे आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि वो फेमिनिस्ट है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फेमिनिज्म कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो औरत को बदमाश या उबाश या बेबाक या अनकंट्रोलेबल बनाने के लिए आई थी। अनकंट्रोलेबल मर्द भी उतना हो सकता है जितनी औरत है। आवाज मर्द भी उठा सकता है, औरत भी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि हो सकता है अगर आप लोग हमसे प्रेशर से, किसी इंसान से भी, छोटा बच्चा भी अपनी चीजें संभाल के कबर्ड में रखता है जब वो खेल लेता है, उसके पास तब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, वो एक वक्त पे सोता है, एक वक्त पे उठता है, एक वक्त पे खाता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है। उसको किसी ने डिसिप्लिन कानून ने नहीं दिया, उसको कोई हमने रूल्स नहीं दिए हुए जिन्हें वो पढ़ के कर रहा है। हर इंसान के अंदर चाहे जाने और चाहने की टेंडेंसी है, हर इंसान के अंदर पीसफुल रहने और अपने इर्द गिर्द पीस देखने की टेंडेंसी है। रंगों से मोहब्बत है, हर चीज बहुत प्यारी है। आप उन पे से प्रेशर हटा दें, वो अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी। वो बड़ी खुशी से, शायद मैं अपने हस्बैंड की बहुत खुशी से खिदमत करूं अगर मुझे सास बार बार ये ना कहे कि ये तेरा फर्ज है। बंदिश सबसे बड़ा जुर्म है, बंदिश सबसे बड़ी जंजीर है जो मार देती है। आप चलते फिरते अंदर से मर जाते हैं, या तो मर जाते हैं या आपके अंदर का जंगली इंसान जिंदा हो जाता है। बहुत सी चीजें एक्सट्रीम पे जाती ही इसलिए हैं कि हमने उनको जंजीरों में मैंने आपको पहले मिसाल दी कि आप मुझे रस्सियों से बांधने की कोशिश करेंगे ना तो मैं मुक्का मार सकी तो मुक्का मारूंगी, नाखून मार के नोच सकी तो नाखून मारूंगी, मेरे हाथ में चाकू होगा तो मैं चाकू मार दूंगी। आपने उनको उनके नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीने दी कि जुबान खोलने की और शोर मचाने की और सड़कों पे निकलने की आदत पड़ी? मुझे कोई एक मर्द या खातून उठ के ये कहे कि नहीं, वो जिस चीज के लिए आवाज उठा रही है उसका वजूद ही नहीं है। सब औरतों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, सब औरतें अपने घरों में खुश हैं। मैं बार बार कहती हूँ, इस जुल्म को करने वाली औरत ज्यादा और मर्द कम है, और उस औरत के साथ अलमिया ये है, सॉरी, उस औरत को हमने तैयार इसलिए किया था। ये जो आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, मैरिटल रेप कितना पेनफुल होता है और कितना मेनोपॉज में खवातीन चली जाती हैं, खवातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं, खवातीन क्लोज टू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरिटेबल हुई होती हैं। उनकी भी दिन होता है जिसके अंदर उनको ये सब कुछ अच्छा लगता है, उनको भी ऐसे दिन आ सकते हैं जिनमें उस सब कुछ बहुत रिपल्सिव लगता है। आप उनकी राय, उनकी मर्जी की बात ही नहीं करते। और फिर जब औरत किसी जगह अपनी मर्जी नहीं बता सकी ना, तो उसके पास जो उससे भी वीक पोजीशन में औरत आई ना, वो बहू की शक्ल में आई, वो छोटी भाभी की शक्ल में आई, वो छोटी नंद की शक्ल में आई। उसने कहा बेटा अब मैं अपनी ताकत दिखाती हूँ। सारा फैमिली सेटअप खराब हो गया। आप रक्षाबंधन को कंपल्शन ना बनाए ना, तो तब भी नेचुरली एक आदमी अपनी बहन के साथ जब रोड पे जा रहा होगा और उसको कोई तंग करेगा तो वो भूलेगा। ये सब के सब नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। आपने कुदरत को साइड पे करके एक ऐसा दीन बनाया जिस दीन के अंदर जबर लाजमी हिस्सा था।
मैंने आपको शायद बताया है पहले भी कि मैं अकेले जा रही हूँ और जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ और सिर्फ रिक्रिएशन के लिए जा रही हूँ। मेरे खानदान वालों को बड़ी परेशानी है कि कोई माँ नहीं हमने देखी जो बच्चों के बगैर भी इंजॉय कर सके, जो हस्बैंड के बगैर भी इंजॉय कर सके। शलवारें कमीजें रखी हैं तुमने अपने कपड़ों के अंदर? ओ भाई, आपने शलवार कमीज पहनी हो, भले आपकी जो आपका एक एक कट है ना जिस्म का और एक एक कर्व वो बहुत क्लियर नजर आ रहा हो, क्लीवेज नजर आ रही हो, लेकिन अगर आपने एक लूज शर्ट और जीन पहन ली है, आप एक बदकिरदार औरत हैं। आप हस्बैंड के बैठे हुए ड्राइव नहीं कर सकती। आप जब मियाँ भी गाड़ी में बैठे थे तो तुम क्यों ड्राइव कर रही थी? ये मैं आपको अपनी जिंदगी की बात बता रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत किया करो कि हस्बैंड के बैठे हुए, तुम ठीक है ड्राइव करती हो अपनी जॉब के लिए, लेकिन हस्बैंड के बैठे हुए नहीं ड्राइव किया करो। भाई हस्बैंड की जो शान है वो हर चीज से ही खराब होती है और वो सिर्फ तभी बनती है जब उसका जो पाँव है वो औरत की गर्दन पे होगा। इस सोसाइटी के अंदर से ये सारा कुछ निकालने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि इन बातों को किया जाए, उन बातों को किया जाए और औरतों की फुल, मतलब अगर आपने 4 मर्द बिठाए हैं, 4 खवातीन बिठाएं, मत बिठाएं खवातीन। खवातीन अकेली क्यों हो गई? वो अकेली, अच्छा मैंने नोट किया मार्च में मर्दों ने भी शामिल होना शुरू किया और बहुत सारे मर्द भी उस मार्च में शामिल होते हैं, क्योंकि ये औरतों की बात ही नहीं है, ये तो इंसानियत की बात है। क्या औरत क्या मर्द, आप सब इंसान हैं, इवन ट्रांसजेंडर इंसान है। आप उनको राइट्स देते वक्त आप उनको कर देते हो कि ये मर्दों के लिए इजाजत है, ये औरतों के लिए इजाजत है। इवन प्रोस्टिट्यूट भी इंसान है, हमारे यहाँ उनके हुकूक की बात नहीं होती। वो बात और है कि प्रोस्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे इलीगल है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुआशरे में होता ही नहीं है, होता है। आप बस उसको लीगल जामा ना पहनाएं, उनके राइट्स को आप जो है सप्रेस करें। ये बात मुझे गोरे के मुल्क की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट के भी हुकूक हैं। वो भी कहती है कि मेरा भी मत शामिल है कि कौन सा पार्क बनेगा, कौन सी सड़क बनेगी, कहां पर कौन सा पुल बनेगा, कहां स्कूल बनेगा, स्कूल को कितना बजट मिलेगा। हर एक चीज के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट का भी मत होता है, उसका भी एक वोट होता है। वो भी कहती है कि मैं भी एक इक्वल टैक्स पेइंग सिटीजन हूं और हमारे यहाँ पे वो हुकूक हम उनको देना नहीं चाहते। प्रोस्टिट्यूशन इंडिया हो या पाकिस्तान इलीगल है, लेकिन क्या होता नहीं है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि कौन कौन से एरियाज हैं? बस ये है जी कि वो खवातीन को दबाने का हमने अच्छा एक तरीका हमने एक जो है इख्तियार किया हुआ है और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। विमेन राइट्स को सप्रेस करता है जी, ये इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। अगर वो उस पेशे में हैं तो ये पूरी दुनिया का इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है, सबसे पुराना पेशा है, द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड वो है प्रोस्टिट्यूशन, आज भी होता है। बस दबे अल्फाज में हम कह देते हैं, उसकी जो है मजम्मत कर देते हैं कि नहीं होना चाहिए। वो बात और है कि उसके ऊपर काम कोई नहीं करना चाहता, उनके हुकूक जो हैं वो उन्हें कोई नहीं देना चाहता। बहुत सारी बातें हैं जी इनके इस इशू के ऊपर। तो साहिर लुधियानवी ने जो हमारे मुआशरे पे तमाचा मारा है, मेरे ख्याल से उससे जबरदस्त कोई तमाचा हो नहीं सकता। कोशिश करूंगा कि आखिर में वो पोएम जो है वो पढ़ के सुनाऊं सबको। लेकिन चलें जी, ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में है। मैं चाहूंगा कि हम कुछ पॉजिटिव मैसेज दे के जाएं, कुछ ऐसी बात करके जाएं जिससे कि खवातीन जो हैं हमारे खित्ते की वो एम्पावर फील करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक जो इशू है वो ये है कि आप उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दें। जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी तो उसके साथ साथ बहुत सारे जो उनके मसले मसाइल हैं वो खुद उनका सामना कर सकती हैं। उन्हें किसी मर्द की या किसी मुआशरे की या किसी हुकूमत को उनके ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो एक एक नुक्ता हम उठाते हैं आज, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। लैंड राइट्स की बात हुई थी यहाँ पे प्रोग्राम की इब्तिदा में, विमेन राइट्स की बात हुई थी कि जी हम प्रॉपर्टी के अंदर अपनी बच्चियों को हक नहीं देते। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप इसके ऊपर बात करें और साथ में अपने पार्टिंग कमेंट्स भी दें। सबसे पहले चलते हैं कीर्ति साहिबा की तरफ। बिल्कुल, लैंड राइट्स के बारे में हमने सबसे शुरुआत में बात की थी। तो मेरा ये मानना है कि लैंड राइट्स जो है वो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, जो कि हम मर्दों को दे रहे हैं लेकिन हम महिलाओं को नहीं देना चाहते। मुझे नहीं पता क्यों,
क्योंकि फेमिनिज्म भी जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, राइट? हम जो डिजर्व करते हैं हमें वो चाहिए, और इंसानियत के नाते हमें जितना मिलना चाहिए कि हम फ्री होके खुद को एक्सप्रेस कर सकें, हम खुद के लिए खुद डिसीजंस ले सकें। और ऐसा तब होता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब आती है तो हम अंदर से स्ट्रांग और एम्पावर्ड फील करते हैं। तो उससे जब हम लैंड राइट्स की बात करते हैं कि हमारे हिस्से में कोई जमीन आती है, कोई जायदाद आती है, और अगर वो हमें दी जाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास नहीं होता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होती, तो हम वो एक्शंस नहीं लेते, हम बोलने से भी कतराते हैं। और हमारे लिए जो बाकी सब लोग डिसीजंस लेते हैं वो क्यों लेते हैं? क्या हमें इतना केपेबल नहीं समझा जाता कि हम खुद के डिसीजंस खुद लें? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? हमें घर संभालना है, हम घर संभालेंगे, जैसा कि दिलावर साहिबा जी ने बोला कि अगर हमें घर संभालना है तो हम संभालेंगे, हमें बाउंडेशन नहीं चाहिए कि तुम्हें यही करना है, तुम इसी चीज के लिए बनी हो। तो हम अपनी खुशी से घर भी संभालेंगे, अपने बच्चे को भी संभालेंगे, और हम काम भी करेंगे जिससे कि हम भी आगे बढ़ पाए और हमें भी खुद पे फक्र महसूस हो। तो हमें सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है, और अपना जो वर्थ है, अपनी जो अहमियत है, उसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। तभी हम ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। कितनी आप पुरुमीद हैं कीर्ति कि हमारे सोसाइटी के अंदर, मेरे ख्याल से जिस सोसाइटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, पूरे नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ तो ये कितने आपको लगते हैं अब साल लग जाएंगे और लोगों को ये बात समझने में कि बच्चियों को भी जायदाद में हिस्सा देना चाहिए। समय का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी ये जो लैंड राइट्स की बात है, ये यहाँ पे जैसे हम मैरिटल रेप की बात नहीं करते हैं, वैसे हम लैंड राइट्स की भी बात नहीं ही करते हैं, क्योंकि हम कंडीशनड ही ऐसे हैं कि डिजर्व ही नहीं करते हैं हम ये चीज। तो समय इसमें बहुत लगेगा, लेकिन बेशक इसके लिए हमें शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी जरूर पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो महिलाओं में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत खूब। हमारा इफ्तिकार साहिबा, आपके पार्टिंग कमेंट्स, और आप खवातीन को प्रॉपर्टी में, जमीन में हुकूक पर पाकिस्तान में क्या कहेंगी? इकोनॉमिकल जो इंडिपेंडेंस है वो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी अगर आप चीज़ देख लेना, अब वो बेस करती है आपको। अगर आप पूरा इंसान खुद को फील करना चाहते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, या फिर आप इसको जिस इंडिविजुअल से लेके घर से लेकर मोहल्ले, शहर और मुल्क जो इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, उसी की इज्जत है। इसी फार्मूले को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। अगर आप दिन रात भी घरों के काम कर रही हैं ना, अगर आपकी ज़िंदगी गुजर रही, कम से कम अपनी बेटी को इकोनॉमिकली उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। लैंड रिफॉर्म, उसके लैंड राइट्स की बात करूँ उससे पहले एक छोटी सी बात जो मुझे हमेशा पिंच करती है, और जब भी आपको ये बातें ऐसी हो तो डिस्कस करें। कम से कम आपकी कोई बहन है या बेटी है तो उसके सामने या अपनी माँ के सामने उनके जो कंसेप्ट हैं उनको भी क्लियर करें। अक्सर आप गाने भी देखते होंगे इंडो पाक में बनते हैं कि लड़के ऑफर कर रहे हैं तुम्हें वो गाड़ी है, तुम्हें ये सूट वो दिलवा दूंगा। और मैंने मेरी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या ये आयशा ये क्यों है कि हमें उन्होंने दिलवाने हैं? हम खुद को इतना जलील करना क्यों जरूरी समझते हैं? ये खुद लेने हैं, वो हमें ऑफर क्यों करते हैं? हमें प्यार की मोहब्बत की करो, ये हमें गाड़ी की तुम्हें वो दिलवाऊंगा, तुम्हें सूट वो दिलवा, भाई हमें नहीं जरूरत। जिस वक्त तक औरत इस चीज से बाहर नहीं आएगी, भाई मुझे तुम्हारी गाड़ी, मुझे तुम्हारे सूट नहीं चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ इंसानों की तरह रहो बराबरी पे। और बराबरी तभी होती है, आप इसको 100 दलीलें दे ले, जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है आप बराबरी नहीं कर सकते। खुद नहीं है, कोई वजूहात हैं आपके पास, बहुत प्रॉब्लम, अपनी बेटियों को बनाएं। और जो आपकी बहनें हैं या जो आपकी माएँ, उनके साथ डिस्कस करें कि ये जो गलत है। बाकी आया लैंड के, अगर आप ऑनरशिप, बाप की जायदाद होती है ना, माँ की तरफ से तो हमें हमारे अब तक जो है वो नहीं मिलता है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। मुसीबत वहां पे आती है, मैं दुख और तकलीफ मुझे इतनी शदीद होती, वही बाप, मैंने अपने आसपास सारे देखे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे बाप को मैं शामिल नहीं करती क्योंकि उनकी दिल से ख्वाहिश है। मैंने देखा अपने बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरी बच्ची को कुछ भी मिले, उनकी शदीद ख्वाहिश होती है कि सिर्फ मेरे बेटों को मिले जायदाद। ऐसे हालात में आप सिर्फ भाइयों से जद्दोजहद नहीं करते या बाकी सोसाइटी से, आप जिसकी जायदाद है उसकी अपनी ही ख्वाहिश नहीं है तो आप गिल्टी फील करते फिर मुझे क्यों चाहिए, मैं नहीं लेती। तो मैं समझती हूँ कि अगर औरत को कहीं ना कहीं कुछ बेस मिल रही है ना, खुदा के वास्ते आपके जो हक है ना, चाहे आपको जो भी हिस्सा दिया गया फिलहाल वो लें, इग्नोर ना करें, आप चैरिटी कर दें,
लेकिन अपना हक ले। आप आज हक लेंगे तो कल आपकी बेटी को भी कोई उम्मीद होगी कि उसके अंदर भी कि मेरे मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे बाप की या मेरे माँ बाप की, आपके माँ बाप के आपको क्या चाहिए आपसे? आप ठीक है आप, लेकिन बाकी आप फाइनेंशियली अगर आपके बाप की जायदाद का कारोबार का अगर बेटे हिस्सा बन सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं उम्मीद हो सकती? भी मेरे में प्रॉब्लम क्या है? मेरे में डीएनए में खराबी है, मैं उसके उनके वो कम डीएनए लेके पैदा हुई हूँ, मेरे भाई ज्यादा लेके पैदा हुए हैं, या फिर मेरे अपनी जिंदगी में मसाइल खड़े हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं देख सकती मेरे बाप की जायदाद की तरफ? अगर मेरे भाई को इतना सा मसला हुआ और उसने सबसे पहले मेरे बाप की जायदाद बेची और अपने मसला सेटल किया, मैं सोच भी नहीं सकती। और हमें ये बताया, मैं गुजारिश करूंगी मेरी सब सुनने वालों को कि अगर जो ले सकती है ना तो कोशिश करें, ले लें, ताकि आपके आने वाली नस्ल के लिए एक माइंडसेट बने कि ये हमारा हक है, ये हम पे एहसान नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलेंगी और अपनी गाड़ी, अपना सूट, अपना जूता खुद लें, इज्जत करवाएं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे। बहुत खूब, ऐसा ही है जी, हमारे तो गानों में यही होता है कि मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा, वो जूती दिलवा दिलवा दूंगा, दूंगा, है सूट दिलवा बिल्कुल सही दूंगा, है। गाड़ी दिलवा ऐसे दूंगा। गानों को भी बॉयकॉट करना चाहिए। देखें जी, ये टूल्स हैं ये जिनका डिस्कस इस्तेमाल करें अपनी करके ना, बेटियों से कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जी सही बात है बिल्कुल। जी दिलावे साहिबा, आप क्या कहेंगे, आपके पार्टिंग कमेंट्स और इस एक इशू पे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खवातीन को कितनी जरूरी है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है ना वो स्किल बनाए खवातीन के, वहां से शुरू होती है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहूं अगर तो ये एग्जेजरेशन नहीं होगी कि मेरी एक सक्सेसफुल मैरिज के पीछे शायद मेरा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, और मैंने इस पे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। औरतें खुद इस बात पे शर्मिंदा क्यों होती हैं मुझे नहीं पता, कि मैं अपनी वार्डरोब, मैं अपनी मेडिसिन, मैं अपनी ट्रैवलिंग, मैं अपनी एंटरटेनमेंट, किसी के बात के लिए भी हस्बैंड की डिपेंडेंट नहीं हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, उसके अंदर जो दूसरी पार्टी है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी पर फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली किसी भी तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, वरना वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कुछ और ढूंढ लेगा वो आपको तंग करने को, लेकिन उस डिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। तो वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि ये कोई बटन है जिस पे हाथ रखेंगे और हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इट्स अ होल प्रोसेस। You need to teach them skills, you need to give them education, you need to give them awareness about their needs, right? दूसरी बात ये कि क्या किया जा सकता है, मैं चूंकि पनिश और रिवॉर्ड की फिलॉसफी के अगेंस्ट हूँ, तब भी ये कहना चाहूंगी कि अब सिचुएशन ऐसी है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड शुरू से ही अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन की वो लेवल रखते हैं कि वो सिर्फ इंक्लाइंड हैं खुशी के लिए और अच्छे मोटिव्स, अच्छी अचीवमेंट्स के लिए, तो ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे स्टेट के अफेयर्स हैं, हमें अपनी गवर्नमेंट पे, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हमें आप जनरल पब्लिक की जगह से, प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, हमें किसी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं होता। पाकिस्तान में आप शुरू से लेकर आज तक, मैं कसम उठाने को तैयार हूं, किसी एक गवर्नमेंट का नाम लेके नहीं कह सकते कि सारी पब्लिक उससे, सारी क्या 50% पब्लिक उस पर ट्रस्ट कर रही थी, या वो अवामी गवर्नमेंट थी, या वो अवाम के भले के लिए बनी थी। जब आपका अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, जब आपका गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बाद आती हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ मेकिंग एजेंसीज। आपके लॉज जो हैं वो ट्रांसजेंडर के कत्ल पे कुछ नहीं करते, ऑनर किलिंग के कत्ल पे कुछ नहीं करते, बेशुमार किलिंग ही है। आप उसके ऊपर सजा दे के तो देखें। जिसने गलत ब्लास्फेमी का आपके ऊपर एलिगेशन लगाया और 10 लोग मारे गए, आप उसको चौक में फांसी दे के देखें और आप उसका फिर असर देखें। आपने जब साल लियाकत खान को गोली मारने वाले से, बेनजीर भुट्टो को गोली मारने वाला फलाना, वो साबरी एक बेचारा कवाल था सिर्फ, उसको गोली मार के उड़ा दिया, बेशुमार लिस्ट है। आपने उन लोगों को कुछ नहीं किया, उनके खिलाफ कानून खामोश रहा, कानून डिलेइंग टैक्टिक्स पहले यूज करता रहा, फिर एक ऐसी सिचुएशन को पॉपकॉर्न की तरह उठाया गया कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाए और असल इशू से हट जाए। हमारी तो अब टिप्स पे है कि ये जो खिलवाड़ होता है वो होता क्या है।
मुझे बिल्कुल ये ना समझा जाए कि मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ हूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं सारी जिंदगी जिस मुल्क में रही हूं, मैं उसी मुल्क की कबाहतें बताऊंगी और हर फोरम पे बताऊंगी, क्योंकि उसका मकसद ये नहीं है कि मैं उस मुल्क को ओन नहीं करती, मुझे पाकिस्तानी ही रहना है। लेकिन मुझे इस चीज की सख्त तशवीश है कि उनको पॉइंट आउट करके उनको खत्म, हमारा जब तक ट्रस्ट गवर्नमेंट पे नहीं बनता, हमारी जब तक लॉ एनफोर्समेंट एंड लॉ मेकिंग एजेंसीज जो है वो ऑथेंटिक, हम दिलों से नहीं मानते कि वो ऑथेंटिक हैं और वो जस्टिस कर रही हैं, तो हम औरतों के मार्च कर लें, हम औरतों के लिए आवाज उठा लें। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि जिस तरह के प्रोग्राम आप करते हैं, वो मीडिया जो इंडिपेंडेंट है, वो मीडिया नहीं जो गवर्नमेंट पेड है, वो मीडिया नहीं जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड है, वो मीडिया नहीं जो ग्रीडी है। ग्रीडी मीडिया वो है जो अपने मॉनेटरी इंसेंटिव्स के लिए कोई भी बयान दे देता है। जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं, लाइक यू, लाइक मेनी अदर्स, उनको आवाज उठाना उनका ऐसे है कि उन्होंने एक बीज बोया और 1000 बीज बोए तो 5 पौधे तो निकलते हैं, और फिर एक पौधा जो है वो कितने सारे और बीज लेके आता है। तो हम इसमें इसी तरह से है कि हम एक अच्छी सोच की शजरकारी कर देते हैं जब ऐसे एक प्रोग्राम में बैठ के बात करते हैं। इस बात करने से, इसी प्रोग्राम को देखकर जितने लोग सुनेंगे उनमें से कुछ खवातीन जरूर ऐसी होंगी जिन्हें कुछ भी पता नहीं चला, तो इतना जरूर पता चलेगा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। जी, बहुत खूब। और यही मकसद है, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हमारे मुआशरे को आज से 75-76 साल पहले तकसीम तो कर दिया गया, लेकिन आज भी हमारे जो कोर इश्यूज हैं, सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, वो एक हैं, वो एक जैसे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनके स्केल के अंदर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन बेशतर हमारे मसले मसाइल एक हैं और इनका हल भी हमें साथ में मिलकर ही ढूंढना होगा। जब कोई इंकलाब वागा के इस तरफ आएगा तो उसकी गूंज दूसरी तरफ भी सुनाई देगी, वहां भी लोग सवाल करेंगे। वो जमाना गया जब एक ही दूरदर्शन होता था और एक ही पीटीवी। हाँ, बॉर्डर पे रहने वाले लोग उससे उन चैनल्स को देख लेते थे, लेकिन बेशतर आवाम के पास ये चैनल्स की रीच नहीं होती थी। तो एक ही किस्म का बयानिया हमारे अखबारों के जरिए, हमारे तालीमी निजाम के जरिए, हमारे टीवी चैनल्स के जरिए हम तक पहुंचता था। अब दुनिया बदल गई है इस ग्लोबल एज में। अब मुल्कों की जो सरहद है वो बेमानी हो गई हैं। अगर हमने कोई इश्यूज को डिस्कस करना है तो आपको उस मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर बैठ के दुनिया में किसी से भी राब्ता कर सकते हैं, किसी के साथ प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हमारे जो इश्यूज हैं वो उनका जो भी हल होगा, मैं नहीं जानता कि हमारी हुकूमतें क्या निकालेंगी, लेकिन जैसा कि दिलवेज साहिबा ने कहा कि हमें कम से कम उसके ऊपर बात करनी होगी। हो सकता है ये प्रोग्राम देख के लोग कहें कि यू नो व्हाट, मैं इनकी कही गई हर एक बात से ना सही, कुछ बातों से तो मैं रिलेट कर सकती हूं या कर सकता हूं। आज एक कमी ये रह गई कि हमने इस प्रोग्राम में कुछ मर्दों को नहीं बुलाया। उनको अगर बुलाया होता तो उनसे भी ये कुछ सवाल जवाब करते कि भाई बताओ कि इनकी कही गई जो जितने भी इल्जामात हैं उनमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं। सच्चाई ना होती तो साहिर लुधियानवी को ये नज्म जो है ये ना लिखनी पड़ती। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये पुरपेच गलियां ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे ये सौदों पर तकरार, जिन्हें नाज हिंद पर है वो कहाँ है। कहाँ है ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अदगली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये फूलों के गजरे ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी तनोमंद, बेटे भी अब्बा भी मियाँ भी, ये बीवी भी है ये बहन भी है माँ भी है, जिन्हें नाज हिंद पर है वो कहाँ है। आगे लिखते हैं कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी,
यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। अगर प्यासा फिल्म का ये गीत आपने नहीं सुना तो इसको आप जरूर सुने, शायद ये सुनकर आप के अंदर का इंसान जो है वो भी जाग जाए और वो भी सवाल करना शुरू करे। इसी पर आज के प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। आज के हमारे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी इन्हीं इश्यूज को लेके हम गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।